पाइथन का एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग डराते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आएगा, एक एक स्टेप के साथ बताऊंगा और ये होता क्या है प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उप्स इन पाइथन। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। और शायद ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ होगा, लेकिन अब ये नहीं रह जाएगा टफ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये प्रॉपरली समझाते हैं कि उप्स इन पाइथन होता क्या है। तो क्या आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के टर्म में कभी इनको पढ़ा है? इंटीजर। क्या आपने कभी देखा कि इंटीजर एक क्लास होती है? हां, जब आपने इसका टाइप प्रिंट किया था तब आपको पता चला था कि ये क्लास है। ओहो, यस डेफिनेटली। ऐसे ही फ्लोट ये भी एक क्लास है और ऐसे ही स्ट्रिंग एक क्लास है। अब इसका मतलब यह है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लास पहले से बनी हुई है, आप लोगों ने कभी देखी ही नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये क्लास कहां पर दिखाई देती है। तो इसके लिए मैं पाइचार्म सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा और उस सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्लास कैसे बनी हुई है और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। तो लेट्स सी का अब पाइचार्म सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर मैं लिखने वाला हूं एक छोटा सा कमांड। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग फंक्शन लिखता हूं और स्ट्रिंग फंक्शन लिखने के बाद मैं उसमें कुछ भी लिख देता हूं। अब आप देखिए यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब स्ट्रिंग फंक्शन मैंने लिख दिया, उसके अंदर अपना नाम लिख दिया है। अगर मुझे स्ट्रिंग फंक्शन की क्लास को देखना है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा और अगर इसके ऑब्जेक्ट सारे के सारे मुझे देखने हैं, इसके अंदर क्या क्लास बनी है ये मुझे देखना है, तो आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्ट्रिंग क्लास दिखाई दे रही है और उसके अंदर आपने अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। आप देख सकते हैं वेरी सिंपल, यानी ये पहले दिन से आप पढ़ रहे थे, सारे फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ना सिर्फ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस आपके पास हैं, इवन दो आपने इंटीजर से रिलेटेड भी फंक्शंस पढ़े थे। तो इंट जो आप यूज करते थे अपने पाइथन में, उसके अंदर भी फंक्शंस हैं। तो आप देखिए इंट के अंदर जो फंक्शंस पहले से प्री डिफाइन हैं वो सारे फंक्शंस ये हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इंट के सारे फंक्शंस बने हुए हैं और वो कौन सी क्लास में बने हैं? इंट क्लास के अंदर। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक तरीके से लॉजिक और कोड का इस्तेमाल करना, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आती है, यानी हम अपनी प्रोग्रामिंग को 3 लेवल्स पर करते हैं। पहला लेवल स्क्रिप्ट करके अपनी प्रोग्रामिंग को स्क्रिप्ट लिख के बना लेते हैं। दूसरा लेवल फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। तीसरा लेवल उप्स, तो यानी ये प्रोग्रामिंग 3rd लेवल पर आती है। तो अब जरा समझते हैं इसको कि ये एक्चुअली में कैसे काम करती है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे एक और सवाल की, और वो सवाल है पाइथन में उप्स जरूरी क्यों है? तो आप लोग के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जब प्रोजेक्ट छोटा हो तो स्क्रिप्टिंग काफी होती है। जैसे आप देखें, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ यूजर से इनपुट लेना है और उसे सिर्फ प्रिंट करना है, तो इस केस में स्क्रिप्ट ही काफी है। इस केस में आपको कोई बड़ी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, छोटा सा स्क्रिप्ट लिखिए और काम कर लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, टीम मल्टीपल लोगों की हो और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप उप्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने कोड्स लिखने का एक तरीका मैंने यहां पर बना रखा है। अब इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग लेवल पर फंक्शंस दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई हैं। ये क्या है अभी आप घबराइए नहीं, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि ये क्लासेस क्या है, फंक्शंस क्या है और ये कैसे काम करता है। बहुत सिंपल रहेगा। तो आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस एक्चुअली में होते क्या हैं? तो चलिए मैं बताता हूं ये क्या होते हैं। किसी भी चीज का वास्तविक रूप, इसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी में कार, मोबाइल, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वेरी सिंपल, कार की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम बात करें यहां पर क्लास की, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जो आपको ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज या मेथड बताता है। अब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगी। जैसे अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो इसके अंदर मॉडल आ जाएगा, कार का कलर आ जाएगा, उसकी स्पीड आ जाएगी। और अगर मेथड की बात करें तो उसके अंदर स्टार्ट कैसे होगी कार, एक्सेलरेट कैसे होगी, ब्रेक कैसे लगेगा, स्टॉप कैसे होगी, ये सारे फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाएगी। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आइए प्रॉपर तरीके से एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमें एक ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लास लेनी होगी, ठीक है। लेकिन क्लास को बनाने के लिए हमें मेथड्स और एट्रीब्यूट्स लेने होंगे। सिंपल सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, आपको ये सारे स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनका कनेक्शन आपस में इस तरह से होता है। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें, आप एक रिज्यूम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने अपना रिज्यूम बनाना है, यहां पे लिखा मैंने अभिषेक रिज्यूम। तो मैं अपना रिज्यूम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कहां जाऊंगा, क्लास के अंदर, जहां पर मुझे अलग अलग रिज्यूम के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और उस टेम्पलेट्स को जो क्रिएट किया है मैंने, तो वो टेम्पलेट कैसे बने हैं, वो टेम्पलेट बने एट्रीब्यूट्स और मेथड की मदद से। कैसे, आपको समझ में आएगा। चलिए एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। उस टेम्पलेट को बनाने में एट्रीब्यूट्स का रोल ये है कि उस टेम्पलेट के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, हॉबीज, क्वालिफिकेशन के सेक्शंस दिखाई देंगे जो आपके रिज्यूम के टेम्पलेट्स को बनाने में मदद करेंगे। और अगर बात करें इनके फीचर्स की, तो फीचर्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने हॉबीज सिलेक्ट किया, तो हॉबीज के अंदर अगर आप डिफाइन करें कि आपकी हॉबीज क्या है, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, तो ये क्या है, ये इसके मेथड्स हो गए। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है और मेथड्स क्या होता है। तो जो पूरा ओप्स कॉन्सेप्ट है आप लोगों का इन्हीं चारों के अंदर घूमता रहता है। और इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा सवाल, तो अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट के कई सारे हिस्से होते हैं। जैसे एक होता है डेटाबेस मॉडल का क्लास, एक होता है डेटा को लोड करने का क्लास, एक होता है लॉजिक बिल्ड करने का क्लास, एक होता है लॉगिन करने का क्लास, एक होता है मशीन लर्निंग का क्लास, एक होता है डीप लर्निंग का क्लास। यानी ये सारे क्लास आपको हेल्प क्या करते हैं, आपको अलग अलग मॉडल्स क्रिएट करके देते हैं, अलग अलग पार्ट क्रिएट करके देते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। अब ऐसा हमें करना क्या है कि ये अलग अलग क्लास की जरूरत ही क्या पड़ी, हमें इतनी सारी क्लास को क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि क्लास की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हम क्यों बनाए इतनी सारी अलग अलग क्लास। तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कोड होते हैं और अलग अलग भागों में बांटना उसको जरूरी होता है, क्योंकि इससे कोड को समझना, यूज करना और उसमें मॉडिफिकेशन करना आसान हो जाता है। इसलिए हम कोड को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे डेटाबेस मॉडल के लिए सारे डेटाबेस से जुड़े हुए मॉडल, जो डेटाबेस को एक्सेस करना है मुझे कि इसके अंदर कौन सा डेटा लोड हो रखा है, वो सारा डेटा डेटाबेस से रिलेटेड मॉडल्स क्लास के अंदर आएगा। लॉगिन से रिलेटेड क्लास, लॉगिन मॉडल से रिलेटेड क्लास में क्या बनाऊंगा, उसके अंदर सारे के सारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे लॉगिन से रिलेटेड। मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई क्लास बनी होगी तो उसके अंदर मशीन लर्निंग से जुड़े हुए मॉडल्स बने हुए होंगे। और अगर डीप लर्निंग से जुड़ी हुई कोई क्लास है तो उसके अंदर डीप लर्निंग के मॉडल्स होंगे। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अब अगर आप किसी को सिर्फ लॉगिन की चीज दिखानी है तो वह सीधा लॉगिन मॉडल के क्लास में जा सकता है, सिर्फ लॉगिन क्लास को एंटर करके, यानी उसे और ज्यादा फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है दोस्तों ऊप्स। जी हां, मैं आज आपको इस वीडियो में वो कंटेंट बताने वाला हूं जिस कंटेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको यूट्यूब पर बताया होगा, लेकिन शायद इतना डिटेल में किसी ने भी इस पर बात नहीं की और शायद करेगा भी नहीं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। तो शुरू करते हैं इस कंटेंट के बारे में दोस्तों। अब इस कंटेंट की क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल आप कैसे करते थे। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टूडेंट है और एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 और 2। नॉर्मली दोस्तों आप पाइथन की लिस्ट का इस्तेमाल करते हो अपने काम को करने के लिए। लेट्स सपोज आपको एक स्टूडेंट की डिटेल्स अगर अपने डेटा में रखनी है और वो लिस्ट फॉर्म में रखनी है। यहां पर मैंने नेम और ग्रेड नाम की 2 डिटेल्स रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहां पे नेम रख दिया और उनका ग्रेड डिटेल्स भी रख दिया है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आपको ये पता चल चुका होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 2 स्टूडेंट की ये डिटेल तो मैंने यहां एंटर कर दी है और जैसे ही मैं इसे प्रिंट लेता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, तो इसका एक बार प्रिंट लेकर देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसका प्रिंट लूंगा
तो आप एक चीज नोटिस करिए, इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसे क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरत है लिस्ट को बताने की? तो चलिए अब आपको एक समस्या की तरफ लेकर चलता हूं। इस जवाब को करने का एक तरीका यह था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई इसमें आप इस तरह से भी डिलीवरी कर सकते हैं, यानी आप लोग प्रिंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, भाई प्रिंट करने का एक अच्छा तरीका यह भी होता है। जी हां, बहुत सिंपल तरीका आप लोग जानते हैं। क्या आप लोगों ने एफ स्ट्रिंग के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना तो हम लोगों ने प्रिंट के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो 35 मिनट का बना रखा है। और अगर आपको प्रिंट के बारे में वो जानकारी नहीं है ना, तो भाई उस 35 मिनट के वीडियो को आप देख लें, आपको प्रिंट का हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा। और बेसिकली ये स्टेप क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो में भी आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। चलिए मान लीजिए कि आप लोगों ने एक एज यहां पर डिफाइन की, दैट इज 35। ओके, अब आप चाहते हैं कि आप इसे प्रिंट में डिफाइन करें, तो आप क्या लिखेंगे? आप यहां पर एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेट करेंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग के अंदर आपने एक मैसेज लिखा कि भाई आपके पास द एज ऑफ रवि जो है वो क्या है, और एज को जो आपने स्पेसिफाई किया है ये आपने करली ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी वेरिएबल जो ऊपर से आप लेकर आ रहे हैं उसे आप करली ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही ये आप करते हैं और रिजल्ट देखिए दोस्तों क्या आने वाला है। रिजल्ट अगर आप देखें तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा है द 35। जैसे आप लिखेंगे वैसे रवि एज, या आप जिस तरह से लिखना चाहें आप अपना प्रिंट मैसेज वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके दो वेरिएबल्स ऊपर से आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको कि भैया अगर आपके पास दो वेरिएबल्स ऊपर से उठकर आ रहे हैं, एक कॉस्ट आ रहा है और एक क्वांटिटी आ रहा है, और अगर आप एक मैसेज बनाना चाहते हैं तो मैसेज किस तरह से बनाएं? भाई आप मान लीजिए आपने मैसेज बनाया और मैसेज इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर यह सोचना होगा कि भाई कहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहां पर आपको कॉमा लगाना है, कहां पर आपको सिंगल कोट लगाना है, कहां पर आपको कोट को क्लोज करना है और कहां पर आपको कॉमा लगाना है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप एक अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन एफ स्ट्रिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल और क्लैरिफाई हो जाती है। कैसे? अगर आप देखें तो एफ स्ट्रिंग में मैंने स्टार्टिंग में एफ लिख दिया है, और सिंपल सी बात है जितना भी स्ट्रिंग है यानी जितना भी डेटा मैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं उसे मैंने एक डबल कोट के अंदर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि डबल कोट मैंने यहां पे स्टार्ट किया था और डबल कोट को मैंने यहां पे एंड कर दिया है। इसका मतलब आप इसके बीच में जितना भी कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा आपका एक टेक्स्ट हो जाएगा, और टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर रहे हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लगा दिया है एफ, ठीक है। और आप इसके अंदर करली ब्रैकेट में अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपके पास वेरिएबल एक ये वाला है जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक वेरिएबल है जो आपने यहां से डिफाइन किया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है ना। और दूसरा वेरिएबल आप लोगों ने यहां से डिफाइन किया है। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, यानी प्रिंट लेने का ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। आई थिंक आपको प्रिंट समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऊप्स पढ़ाते पढ़ाते मैं प्रिंट क्यों समझाने लग गया? भाई मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ये प्रिंट क्योंकि अभी मैं एक बेस्ट तरीका आपको दिखाने वाला हूं ऊप्स के अंदर ही, और वो है इस मेथड को यूज करना। दोस्तों इसीलिए ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को कंटेंट की डिटेल नॉलेज देने के लिए इसके हर पॉइंट को मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों आप लोग ये बात तो समझ ही गए कि भैया एफ स्ट्रिंग एक तरीका है जिससे आपका प्रिंट बहुत बेहतरीन हो जाता है। अब आपको प्रिंट बेहतरीन बनाना आ गया, तो अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि आप स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के जो नेम है, मतलब उनकी एक डिटेल को मुझे एक प्रिंट मैसेज में डालकर दे दो, तो क्या अब आप बेहतर प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं? जी हां, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर आप चेक करिए तो ये आपका प्लेस है और ये आपका सेकंड प्लेस है, यानी इसको लिस्ट का आप फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं। अब लिस्ट का फर्स्ट वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। भाई आप ये जानते हैं कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 एलिमेंट हो गया और ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। स्टूडेंट 1 में आपके पास 2 एलिमेंट है, दैट इज 0 एंड दैट इज 1। ओके सर, अब अगर आप यहां पर एक एफ स्ट्रिंग फंक्शन बनाते हैं, यानी आप लोग एक फॉर्मेट करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, तो आप स्ट्रिंग में क्या मैसेज लिखेंगे? भाई आपको सबसे पहले लिखना क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने लिखना क्या है? भाई आपने लिखना है कि अभिषेक इज इन क्लास 10th, आपको ये लिखना है। तो इस मैसेज को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? भाई आप अभिषेक की जगह पर यहां पर ये नाम लिख देंगे कि स्टूडेंट 1 का आप 0 एलिमेंट एक्सेस करने वाले हैं, दैट इज वेरी सिंपल। और आप ये कह रहे हैं कि भैया इज इन क्लास स्टूडेंट 1 का एलिमेंट 1 एक्सेस कर दो, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। और जब ये प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों बहुत सिंपल है। और इसी स्टेटमेंट को मैंने स्टूडेंट 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया और आप चेक करिए ये मेरा स्टेटमेंट 2 बन गया। अब ये देखने में तो काफी अमेजिंग लग रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप ऊप्स का इस्तेमाल करेंगे क्यों? जब इतना प्यारा काम आप कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा सा प्रिंट स्टेटमेंट आपने निकाल लिया है, तो ऊप्स की अब जरूरत क्या है?
ये आप सोच रहे हैं ना? जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तो अब मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं कि भैया ऊप्स की नीड क्या है। तो लेट्स सी दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 50 नहीं 500 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो आपको चढ़ाना है। और अब आप सोचिए दोस्तों कि आपको 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए अगर आपको कोई ये कह दे कि भैया इस तरह के प्रिंट स्टेटमेंट आप बनाकर दे दीजिए हर एक स्टूडेंट के लिए, तो आप सोचिए दोस्तों, आप 1 के लिए बनाएंगे, 2 के लिए बनाएंगे, चलिए कल को 3 के लिए भी बना लेंगे, 4 के लिए भी बना लेंगे, इवन दो आप 10 के लिए भी बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ये 500 के लिए बना के दे दीजिए, तो क्या आपका जवाब रहेगा कि 500 के लिए सेम प्रिंट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? आपको यहां पर एक समस्या देखने को मिलेगी, भाई 500 स्टूडेंट के रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में अगर कोई ये कह दे कि भैया 500 स्टूडेंट में से ना आप एक काम करिए, किसी के नाम में गलती है या किसी का ग्रेड गलत है वो डाल दीजिए, और फिर अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो भैया मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। क्या आपको आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा यार। एक तो फालतू में इतना टाइम लगा रिकॉर्ड को डालने में, और अब आप कह रहे हो उसे अपडेट करना है, भाई बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ये कोई कह दे कि भैया वैल्यू एक्सेस करके बताओ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू एक्सेस करते समय आप लोगों को यहां पर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपने उसका नाम लिखा तो कौन से प्लेस पर लिखा। क्या आप लोगों को पता है? नहीं, यहां पर टाइम लगेगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने अपने लिस्ट के अंदर सबसे पहले नाम बताया, फिर क्लास बताया, फिर ग्रेड बताया, फिर जेंडर बताया, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने मार्क्स बता दिए। तो आप सोचिए ना, आपने इतने सारे एलिमेंट बता रखे हैं, और अब आप सोचिए आपको क्या ये याद रहेगा कि ये कौन से प्लेस पर है? आई थिंक आपको याद नहीं रहेगा। और ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं है भाई, ये सारे के सारे 500 स्टूडेंट के लिए। तो 500 स्टूडेंट्स में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपको थर्ड एलिमेंट किसी का चेंज करना पड़े, किसी का फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना पड़े, किसी का फोर्थ एलिमेंट चेंज करना पड़े? तो यू डोंट नो दैट, इट इज नॉट पॉसिबल भाई। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्च हो जाएगा, है ना? समझ गए मेरी बात? ओके, हाँ समझ गए सर। चलिए अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसे। दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 0 इंडेक्स पर क्या है, भाई फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, आप ये कैसे क्लासिफाई करेंगे? और ये कैसे पता करेंगे अगर कोई अदर डिटेल भी उसके अंदर डाल दी जाए तो भैया फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सपोज मान लीजिए किसी की डिटेल्स के अंदर अभी फादर नेम भी डाल दिया आपने, मदर ऑक्यूपेशन भी डाल दिया, ऑक्यूपेशन भी डाल दिया, फीस पेड भी डाल दिया, सेक्शन भी डाल दिया, क्लास भी डाल दी, सब्जेक्ट के मार्क्स भी डाल दिए, टीचर का नाम भी डाल दिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर कर दी है एंटर। तो बच्चों बताइए ना, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस अबव प्रोग्रामिंग में जो मैं कर रहा था उसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है? आई थिंक अब ये प्रोग्रामिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, यानी अब आप पाइथन का यूज तो नहीं कर पाएंगे, जो एक पुरानी यानी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। जी हाँ, और ट्रेडिशनल अप्रोच का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भैया आप तो फंस जाने वाले हैं। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच को भूल जाइए, क्योंकि अब आपको इस प्रोग्रामिंग को नए अप्रोच के साथ करना है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकती है, वो ये है कि डिटेल्स शो इन द अबव प्रोग्राम पाइथन ट्रीट लाइक अ वेरिएबल सॉर्टिंग द लिस्ट। भाई सिंपल सी बात है, पाइथन जो है अपने डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है, वो एक लिस्ट की तरह स्टोर कर रहा है, और वो काम नहीं कर पा रहा, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो ये कभी नहीं समझ पा रहा कि भाई पाइथन कहता कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 एक्चुअली सेम तो है। हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की सेम ही इंफॉर्मेशन तो आप एंटर कर रहे हो, तो भैया ये दोनों डेटा रिलेटेड तो है ना? हाँ बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन ये बात पाइथन को समझ ही नहीं आ रही। ओ हाँ भाई, ये बात तो पाइथन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अगर कोई चाहता है कि वो स्टूडेंट 3 की डिटेल मेंशन करे और उसके अंदर सिर्फ नाम ही डालना चाहे, तो भैया ये एक समस्या क्रिएट हो जाएगी कि भाई पाइथन को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कहा कि स्टूडेंट 3 में आप नाम कैसे डाल सकते हो? आप तो स्टूडेंट 1 और 2 में 3 डिटेल डाल रहे थे, अब आप स्टूडेंट 3 के अंदर 1 डिटेल डाल रहे हो। ये क्या बात हुई? आपने कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, किसी में आप 2 डिटेल डाल रहे हो, किसी की 4 डिटेल डाल रहे हो, किसी की 10 डिटेल डाल रहे हो। भैया ये क्या है? इट्स नॉट लॉजिकल, यानी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक्स नहीं होते भाई, सीधी सी बात है। और अगर कुछ मुझे कोई ये कह दे कि भैया एक काम करो, आप स्टूडेंट 1 के अंदर ना ए यानी उसका एक सेक्शन भी ऐड कर दो, सेक्शन यानी वो किस सेक्शन में पढ़ा है ये भी ऐड कर दो, तो भैया क्या आप लोग ऐड करोगे? जी हां, कर तो देंगे, लेकिन यार यहां पर ये चीज ऐड करने के बाद उसके बाद हमें और प्रॉब्लम होने वाली है। क्या? ऐड तो कर दिया, अपेंड फंक्शन के थ्रू हमने इसे ऐड भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे भी हमारी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे सारे के सारे डेटा में करना है। भाई ये एक दिक्कत वाली बात है ना। तो अब ये बात तो आप समझ गए कि भैया आपको क्यों इस्तेमाल करना है ऊप्स को। अगर मान लीजिए वी वांट द सेम फॉर ईच स्टूडेंट,
मतलब हमें हर एक स्टूडेंट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट बनाना हो नेम एज क्लास का, तो भैया हर एक स्टूडेंट के लिए ये करना पड़ेगा। सोच सकते हो आप, हाँ भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो अगर कोई ऊप्स का इस्तेमाल करे तो क्या ये काम आसान हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो लेट्स सी, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए मैंने लिखा है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। फिलहाल अभी तक जो बकवास मैं कर रहा था उस बकवास का मतलब था ऊप्स के बारे में जानकारी देना। तो अगर ये बकवास आप लोगों को बहुत अच्छी ना लगी हो, वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं, बट हां इस बकवास का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट था इस सेक्शन के साथ जो मैं अब बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन में ऊप्स को इस्तेमाल करना देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊप्स बनाने के लिए हमें यहां पर एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप यहां पर नोटिस करिए, जब मैं क्लास बना रहा हूं तो क्लास का नाम मैंने क्या दिया? स्टूडेंट नाम से। ठीक है, समझ गए आप लोग? स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास बना दी है और इसे लिख दिया है पास। अब पास का क्या मतलब है दोस्तों? पास का सिंपल सा मतलब यह है कि अभी ये क्लास अधूरी है। इस क्लास को मैं अभी इनकम्प्लीट मान रहा हूं। मुझे अभी नहीं पता है कि इस क्लास के अंदर कौन सा डेटा मैं एंटर करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है। और दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है जो कि आपको समझनी चाहिए, वो ये है, लेट सपोज आप लोग यहां पर दो लोग काम कर रहे हैं। एक काम करता है लॉजिक वाले डेटा पर, ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन काम करता है लॉजिक वाले डेटा पर। ठीक है, और एक पर्सन काम करता है यहां लॉजिक पर नहीं, उसका काम होता है लॉगिन वाले डेटा पर, या इसका काम होता है डेटास के साथ। ठीक है, इसका काम डेटाबेस को हैंडल करना होता है। समझ गए मेरी बात? अब जिस पर्सन को लॉजिक लिखना है उसे पता है कि लॉजिक क्या लिखना है। ठीक है, तो ये पर्सन सारे लॉजिक्स लिखता है। लेट सपोज इसने कोई लॉजिक लिखा और उस लॉजिक के अंदर कोई फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन से एक रिजल्ट आया कि डिस्काउंट की वैल्यू आपकी 250 है। ओके, 250 निकल कर आई। अब ए को क्या करना है? डेटाबेस पर काम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ए को डेटाबेस के साथ काम करना है। अब ए 250 रुपए जो आंसर उसे डिस्काउंट का मिला है वो यूज करना चाहता है, लेकिन वो ये सारे काम नहीं करना चाहता जो लॉजिक बी ने लिखे वो ए भी लिखे। इसीलिए हम ऊप्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया ऊप्स कॉन्सेप्ट में बी के लिखे हुए लॉजिक का इस्तेमाल ए कर लेगा और ए को दोबारा वो लॉजिक्स नहीं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, बी को लॉजिक लिखना आता है, वो लॉजिक पर ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन ए जो है वो डेटा पे ज्यादा अच्छा काम करता है। वो डेटाबेस के साथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता है, लेकिन लॉजिक के बारे में वो कोई जानकारी नहीं रखता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन के काम को अलग अलग पर्सन को हैंडल कर देते हैं, भाई दे देते हैं, और वो अपने काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना देते हैं। जी हां, अपने काम को करवाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले जी डिफाइन कर देते हैं अलग अलग फंक्शन। अगर आप लोगों ने फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं ली है तो पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, वो जरूर जाकर देखिएगा। फंक्शन बनाना सिखाता है भाई बी। ठीक है, बी सारे के सारे वो फंक्शन बना देता है, जैसे इफ का फंक्शन उसने बना दिया, या उसने एंड का फंक्शन प्रिपेयर कर दिया, या उसने और के लिए कोई कंडीशन प्रिपेयर कर दी। ठीक है, या उसने किसी भी तरह के लॉजिक सारे के सारे लिख दिए। अब भाई क्या कर रहा है, ए इन लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और इनके अंदर आई हुई वैल्यू का यूज कर रहा है अपने डेटाबेस के अंदर। दैट्स वेरी सिंपल। आप शायद समझ चुके होंगे कि क्यों पाइथन में ऊप्स की जरूरत है। ऊप्स की जरूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज हम चाहते हैं कि हम किसी और के बनाए हुए फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकें और हमें उसकी सारे के सारे प्रोग्राम्स को दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हमें करना पड़ जाएगा तो भैया ए को लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और सिर्फ ए को ही नहीं बी को भी भाई काम ज्यादा करना पड़ेगा। कई बार बी को डेटाबेस की जरूरत पड़ जाती है और वो डेटाबेस उठाना चाहता है तो उसे पता ही नहीं कि डेटाबेस को उठाते कैसे हैं। ठीक है, तो डेटाबेस पर लिखे हुए लॉजिक किसने लिखे हैं? सारे के सारे लॉजिक्स ए ने लिखे हैं। तो भैया अब बी क्या करेगा? बी इस्तेमाल करेगा ए के लिखे हुए काम को। ठीक है, ए के लिखे हुए फंक्शंस को वो यूज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऊप्स कहते हैं, जहां पर ए बी सी हर तरह के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना अपना लॉजिक, अपने अपने कंडीशन, अपनी अपनी लर्निंग लिख देते हैं। किसी ने एमएल से रिलेटेड काम लिखा तो किसी ने प्रोग्रामिंग में डीएल से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन बनाए, किसी ने लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड फंक्शन बनाए तो किसी ने डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन प्रिपेयर किए। ठीक है, तो भाई जो भी अलग अलग फंक्शन प्रिपेयर कर रहा है, बस क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया
एक दूसरा व्यक्ति हमारे फंक्शंस को लिख रहा है, हम बस उसे एक्सेस करना चाहते हैं, हम वो दोबारा से नहीं लिखना चाहते, तो बस इसीलिए हम लोग ऊप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करते हैं काम की। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मान लीजिए कि मैं एक क्लास का कोडर हूं, लेट सपोज मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे ना, अभिषेक है, ठीक है। तो मैं एक कोडर हूं और मैंने क्या किया, मैंने अपने काम के लिए एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया, ओके। और इसके अंदर अभी मेरे को किसी ने नहीं बताया कि आपको क्या क्या रखना है, तो मैंने क्या कहा, भैया अभी ये क्लास बनी तो है लेकिन इसके अंदर मैं पास कर देता हूं। पास मींस अभी ये कंटेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कंटेंट आ जाएगा मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, नाउ द नेक्स्ट थिंग ये है कि स्टूडेंट नाम की क्लास, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्टूडेंट नाम की क्लास मेरे लिए एक फंक्शन की तरह काम करेगी। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर आप लोग फंक्शन को यूज करते हैं तो भाई फंक्शन ब्रैकेट में होते हैं। जी हां, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पाइथन में इंट का इस्तेमाल किया है तो इंट एक फंक्शन है जो कि आप इस तरह से यूज करते हैं, इंट के ब्रैकेट में किसी चीज को रखते हैं। जी हां, और अगर आपने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है तो स्ट्रिंग के ब्रैकेट में किसी चीज को रखते हैं, सेम। और अगर आप पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो लिस्ट भी एक फंक्शन है, तो इसे भी ब्रैकेट में रखते हैं। अगर आपने पाइथन में इनपुट का इस्तेमाल किया है तो इनपुट भी एक फंक्शन है जिसे ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसका मतलब जो भी चीज फंक्शन में होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके फंक्शन का नाम और फिर उसके बाद उसका ब्रैकेट, दैट्स इट। तो आप ये देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैंने स्टूडेंट को रखा है और स्टूडेंट को फंक्शन ही मान लिया है ना, देख रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो स्टूडेंट एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। और मैंने क्या किया, क्योंकि फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए क्योंकि फंक्शन के अंदर अभी कुछ है नहीं ना, तो कॉल कैसे करूंगा? समझ रहे हो मेरी बात? अभी देखिए, मैं यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। एक्सेल आपको यूज करना आता है ना, चलिए एक बार एक्सेल पे दिखाता हूं। मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहता हूं और इससे आप बहुत बखूबी समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दोस्तों यहां पे देखिए, आप लोगों ने कभी एक्सेल में एक फंक्शन देखा जिसका नाम है टुडे? हाँ, देखा होगा सर। और अगर आपने यूज किया है तो आप देखिए दोस्तों, इस फंक्शन का कोई सिंटेक्स नहीं है। सिंटेक्स मींस क्या होता है सर? अब आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो भैया पिछला वीडियो जाकर देखिए, पैरामीटर से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, पूरी जानकारी दी है कि भैया पैरामीटर्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। भैया बहुत जरूरी है, आप लोगों को पहले ये लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये वीडियो आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा कि भैया इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इसे एंटर किया तो ये डेटा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन मैं लिखता हूं जिसके अंदर पैरामीटर गिवन है, जैसे इफ मैंने लिखा। अब आप चेक करिए, इफ के अंदर पैरामीटर्स गिवन है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूं तो ये मेरे को एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर दिए हुए पैरामीटर्स नहीं दिए। भाई इफ फंक्शन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बनाएं और खोलें और ब्रैकेट को खोलकर बंद कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इफ फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिए हुए हैं। आपको लॉजिक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ट्रू वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये एंटर करने की परमिशन अलाउ करेगा। समझ गए मेरी बात? वैसे ही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भैया अभी आपके पास स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है, वो फंक्शन तो है लेकिन इसके अंदर अभी कोई पैरामीटर नहीं है दोस्तों। समझ गए मेरी बात? तो पैरामीटर नहीं है, ओके, दैट्स वेरी सिंपल। और अगर मैं इसे अभी रन करता हूं तो आप देखिए क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैरामीटर को अगर आप डायरेक्टली कॉल करते हैं, लेट्स सपोज मैं अभी इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट बना देता हूं और आप देखिए अभी मैं इस सेक्शन को रन करता हूं तो ये देखिए रन हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट नाम का फंक्शन एक फंक्शन है जिसको मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर रख दिया है। वेरी सिंपल। और स्टूडेंट 1 को मैंने प्रिंट करवा दिया। इसके अंदर कोई भी डेटा ना होने की वजह से इसने मुझे बोल दिया कि भैया आप जो है इसके अंदर जो डेटा रख रहे हैं वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने स्टोर कर दिया है किसके अंदर? स्टूडेंट 1 के अंदर। और अभी ऑब्जेक्ट है लेकिन वो ऑब्जेक्ट खाली है तो मैं दिखाऊं क्या, है ना? सीधी सी बात, समझ गए? ओके सर, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए, इसका मतलब यह है कि आपने अभी एक ढांचा तैयार कर लिया है भाई, टेम्पलेट। अच्छा सर, ये टेम्पलेट क्या होता है? मैंने आपको पिछली, अगर आपने ऊप्स की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा भाई। एग्जांपल ये है कि आपको सबसे पहले एक टेम्पलेट रेडी करना पड़ता है। टेम्पलेट का मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल ट्रिक दी थी वहां पर मैंने आपको, एक रिज्यूम बनाना था, मैंने रिज्यूम का एग्जांपल दिया था और उस रिज्यूम का टेम्पलेट पहले आपके पास होना चाहिए भाई। अगर मान लो मैं अपना
रिज्यूम बनाना चाहता हूं, तो भैया रिज्यूम बनाने के लिए मेरे पास कुछ अवेलेबल टेम्पलेट्स भी तो होने चाहिए। तो भाई यही काम हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले अपने टेम्पलेट्स को ना डायरेक्टली एक वेरिएबल में डाल दिया। दैट्स वेरी सिंपल। अब वो टेम्पलेट अभी खाली है, हाँ मैं जानता हूं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन भैया पहले आप टेम्पलेट को रखिए तो सही स्टूडेंट 1 में, फिर इसको भरेंगे ना। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, टेम्पलेट अभी खाली है, इसीलिए हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट बना लिया है। और आप देखिए यहां पे मैंने लाइन लिखी है कि स्टूडेंट रेडी है क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग मेमोरी के अंदर एक लोकेशन, सॉरी सिंपल सी बात समझाऊंगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। यहां पर आपने क्या किया है, मेमोरी की लोकेशन बना ली है। अब उस लोकेशन में आप चीजें रखने के लिए तैयार हैं, यानी आपका टेम्पलेट रेडी है। वेरी सिंपल। अब आप उसके अंदर डेटा डालिए और चीजें रखिए, फिर हम उस टेम्पलेट की चीजों को एक्सेस करेंगे। मैं यूज करूंगा या ए, डेफिनेटली भाई सीधी सी बात है, जो भी लॉजिक आप लिखोगे उसके अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर, वो लॉजिक हो सकता है मैं यूज करूं, वो लॉजिक हो सकता है मेरा कोई कलीग यूज करे, हो सकता है मेरा कोई बॉस यूज करे, भैया कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि टेम्पलेट तो ऐसे ही होते हैं ना भाई। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम बना के, बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम बना के रखा होगा, उसे मैंने क्या कर दिया, एज ए टेम्पलेट सेव कर लिया। अब जैसे ही कोई पर्सन रिज्यूम बनाना चाहता है तो वो टेम्पलेट को खोलेगा और उसमें एडिटिंग कर लेगा, है ना। यही चीज समझ गए ना। तो ये एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों को ऊप्स की फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल सा है कि भैया ऊप्स के अंदर आप लोग ये देखिए कि मैंने क्लास बना दिया, वापस से मैं उसे दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर दोस्तों 2 वेरिएबल रख दिए हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 वेरिएबल रख दिए हैं, एक नेम नाम का और दूसरा ग्रेड नाम का वेरिएबल रख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरी की पूरी क्लास को ही स्टूडेंट 1 के अंदर रख दूं। तो भैया ठीक है, आप पूरी की पूरी क्लास को उठाइए और फंक्शन बनाकर आप स्टूडेंट 1 के अंदर रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, रख दिया। तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर रख दिया है, लेकिन सर अभी स्टूडेंट 1 के अंदर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को डाल दिया, पूरी की पूरी क्लास को डाल दिया, तो क्या उसके अंदर के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा? बहुत सिंपल ट्रिक है कि आप स्टूडेंट 1 लिखिए और उसके अंदर जो भी डेटा है ना उसको डॉट लगाकर लिख दीजिए। जैसे स्टूडेंट 1 में नेम नाम का एक वेरिएबल है जो मुझे एक्सेस करना है, सेम स्टूडेंट 1 में ग्रेड नाम का एक और वेरिएबल है जो मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये दोनों वेरिएबल मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर बना रखे हैं। ठीक है, तो आपने इसे क्या किया, एक्सेस कर लिया। और अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसे एक्सेस किया तो इसने मेरे को एक आंसर दे दिया, रवि 10। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नाउ द प्रॉब्लम इज बिग। प्रॉब्लम क्या होगी अगर मान लीजिए मैं यहां पर रवि लिखा है, आपने देखा अभी मैंने ऊपर एक स्टूडेंट बनाया और उसके अंदर रवि लिखा है ना, दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, मान लीजिए अभी ये डेटा तो आपने स्टूडेंट 1 का रख दिया, लेकिन तब क्या हो जब इस क्लास को आप स्टूडेंट 2 में भी स्टोर करें, तो भैया अब स्टूडेंट 2 का नाम कहां से आएगा, क्योंकि यहां तो रवि लिखा है। ओके, अच्छा सर, अब अगर आप यहां पर ये कर रहे हो कि आपने स्टूडेंट की क्लास को स्टूडेंट 1 में डाल दिया, तो भैया स्टूडेंट 1 तो चल गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट की क्लास को स्टूडेंट 2 में डाल दूं तो क्या इनपुट के अंदर रिजल्ट बदल जाएगा? आई थिंक नहीं बदलेगा। और आप भी जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट के अंदर तो आपने स्टूडेंट 2 का कोई डिटेल दिया ही नहीं ना, तो भैया कैसे आएगा उसका आंसर? जी हां, सही बात कह रहे हो यार, अगर मैं इसे रन करता हूं तो आंसर तो सेम ही आने वाले हैं। तो भाई आंसर रवि की जगह 10। अब यहां पर मोहन कैसे आएगा या ऋतिक कैसे आएगा, उसकी क्लास कहां से आएगी, क्योंकि हमें तो रवि स्टूडेंट 1 की नहीं स्टूडेंट 2 की भी डिटेल देखनी है। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब ये क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं ना, स्टूडेंट वाला जो ब्रैकेट है वो खाली रखा हुआ है सर आपने, आप एक काम करिए ना, इसके अंदर नेम नाम का आर्गुमेंट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता तो है ना कि आपका फंक्शन, भाई स्टूडेंट एक फंक्शन भी तो है, और ये फंक्शन है तो भैया इसके अंदर आर्गुमेंट तो हो ही सकते हैं, जैसे एक्सेल में होते हैं। जी हां सर, एक्सेल में जब आप इफ लिखते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि जब आप इफ लिखते हैं तो इसके अंदर आपके पास आर्गुमेंट होते हैं। जी हां, वैसे ही हम लोग यहां पर स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर भी हम आर्गुमेंट तो बता ही सकते हैं ना। तो मैंने कहा चलिए आपकी बात भी समझ लेते हैं, और आपकी बात को मानते हुए मैंने यहां पर नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और मैंने बोला भैया नेम है राहुल, स्टूडेंट 1 का नेम है राहुल, तो मैंने यहां पर नेम दे दिया भैया राहुल। ओके, चलिए अब इसे एक बार रन कर देते हैं, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये मेरे को एरर देगा। क्यों एरर देगा? भैया आप आर्गुमेंट ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने कहां बोला था क्लास बनाते समय कि आर्गुमेंट होने चाहिए।
भाई कहां बोला, आपने कहा, आपने हमें बताया क्या? यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या आपने इस क्लास को बनाते समय हमें कुछ बताया था कि आप यहां पर आर्गुमेंट दे सकते हैं, और कौन कौन से आर्गुमेंट दे सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी आपने नहीं दी थी। तो भैया अब आप आर्गुमेंट इस डेटा को कॉल करते समय, यहां पर आप उसको कॉल कर रहे हो ना, तो कॉल करते समय कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते भाई। कॉल करते समय तभी दे सकते हो जब आपने ऊपर स्पेसिफाई किया हो, तभी कॉल करते हुए आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई कि हम जब तक ऊपर आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम नीचे कॉल नहीं कर सकते। आई थिंक अब आपको क्लियर है। तो चलिए अब सीखते हैं कि हम आर्गुमेंट कैसे दे सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। अब दोस्तों बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब जो है पाइथन का ऊप्स का वो पार्ट आ गया है जिसमें आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि ऊप्स कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया। जी हां, डेफ मतलब डिफाइन किया। और डिफाइन क्या किया आपने देखा, मैंने डिफाइन किया इनिट नाम का फंक्शन। इनिट नाम का फंक्शन ये क्या होता है सर? यहां पर मैंने, याद रखिएगा, इनिट बनाना कहते हैं, ये एक डबल अंडरस्कोर के साथ फंक्शन होता है जी। ओके, डबल अंडरस्कोर सर ये होता क्या है? आधे से ज्यादा दुनिया ये कहती है कि भैया ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर। अरे भाई ये तो बता दो, इनिशियलाइजर होता क्या है और बनाना क्यों है? देखिए भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन के अंदर जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपने सबसे पहले क्लास का नाम बताते हैं। जी हां, आपने क्लास का नाम बता दिया कि इसके अंदर आप स्टूडेंट से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स रखेंगे। तो भैया स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन, क्या क्या चीजें बना सकते हो? अब मेरी बात ध्यान से समझो यार, इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, मान लीजिए कि आप एक्सेल चला रहे हैं, तो पहले इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सेल से समझिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, फॉर्मूला टैब आपको पता होगा एक्सेल के अंदर होता है, और एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब में लॉजिकल नाम का फंक्शन होता है। अब देखिए, लॉजिकल नाम का एक क्लास है, ये समझिए कि लॉजिकल एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस है। समझ गए मेरी बात? टेक्स्ट नाम का एक क्लास है और उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्लास बनती है और क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना? ये क्लियर? ओके। लेकिन दोस्तों चलिए, बात तो बड़ी सिंपल सी है कि आप एक्सेल में क्लास के अंदर फंक्शंस डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिकल एक क्लास है, फाइनेंशियल एक क्लास है, डेट एंड टाइम एक क्लास है, लुकअप रेफरेंस एक क्लास है, मैथ एंड ट्रिक एक क्लास है, यहां पर स्टैटिस्टिकल एक क्लास है, इंजीनियरिंग एक क्लास है। ये सारी की सारी क्या है? क्लास है। ओके, नाउ अब क्लास के अंदर कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही होगा भाई, जब आप क्लास बना रहे हो। तो आपने क्या किया, पाइथन कहता है कि पाइथन आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको क्लास बनानी तो है, लेकिन एक समस्या है जी। समस्या ये है कि आप अपनी पहली क्लास में, मतलब अपना पहला फंक्शन क्लास के अंदर जब सबसे पहला फंक्शन आप बनाओगे, जी हां, फर्स्ट फंक्शन, मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आपसे पाइथन ये कहता है कि आप अपनी क्लास में जो फर्स्ट फंक्शन बनाओगे ना, उसका नाम रहेगा इनिट। जी हां, फर्स्ट फंक्शन इनिट रहेगा। अब ये क्यों कहा पाइथन ने, भाई ऊप्स ने ये क्यों कहा कि आप अपनी क्लास के अंदर जब पहला फंक्शन बनाओगे तो वो इनिट रहेगा? बिकॉज रीजन कि आप लोग देखिए, स्टूडेंट एक क्लास है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज सोचिए दोस्तों, बड़ा सिंपल लॉजिक है। पाई चार्म पे थोड़ा सा पाई चार्म से आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि पाई चार्म में ना एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो एक बार मैं पाई चार्म ओपन कर लूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसका क्या रीजन है बिहाइंड दिस। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें, इस रीजन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए जरा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग नाम का फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब ये एक क्लास है, देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं कंट्रोल बी के साथ ओपन कर रहा हूं और देखिए दोस्तों, ये खुल गया सारा का सारा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग एक क्लास है, आप देखिए। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर सबसे इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखिए इनिशियल दिख रहा है आपको, इनिशियल। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? देखिए स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और क्लास है और उसके अंदर इतने सारे फंक्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्ट्रिंग के अंदर कितने सारे फंक्शन बना रखे हैं, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों को देखिए इज नंबर, इज लोअर, इज डिजिट, इज काफी सारे फंक्शन बना रखे हैं, है ना? ओके, नाउ वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप लोग, है ना? लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो इसलिए दोस्तों, स्ट्रिंग एक क्लास है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन स्ट्रिंग एक फंक्शन भी तो हो सकता है दोस्तों। क्या बात कर रहे हो? जी हां है, और एक्चुअली में ऐसा है। लेकिन आपको एक चीज की क्लैरिटी लेनी होगी कि स्ट्रिंग एक फंक्शन है तो स्ट्रिंग एक क्लास भी बनाई जा सकती है। स्ट्रिंग क्लास बनाई जा सकती है, क्यों बनाई जा सकती है? आई थिंक अब आप नहीं समझे। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए रिप्लेस नाम का आप एक फंक्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? आप कहते हैं कि रिप्लेस करना है,
तो रिप्लेस एक फंक्शन है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या रिप्लेस एक क्लास बन सकती है? सोच के देखिए दोस्तों, क्या रिप्लेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो रिप्लेस से मिलते जुलते हैं? आई थिंक नहीं। तो रिप्लेस एक क्लास नहीं बन सकता दोस्तों, यह बात समझ लीजिए। जी हां, यही बोल रहा हूं मैं आपसे भैया, स्ट्रिंग एक क्लास है और स्ट्रिंग एक फंक्शन भी है। क्यों? एज अ फंक्शन मैं इसे यूज कर रहा हूं और एज अ क्लास मैं इसे इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। कौन सा? सर स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट बोलते हैं ना, तो टेक्स्ट अपर भी हो सकता है, टेक्स्ट लोअर भी हो सकता है, टेक्स्ट कैपिटलाइज भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, इज नंबर, इज टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, इज स्मॉलर भी हो सकता है, इज न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक क्लास बन सकता है ना? स्ट्रिंग एक क्लास बन सकता है और उसके अंदर स्ट्रिंग नाम का फंक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि सर अपर नाम की क्लास बना दीजिए, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो बेवकूफी वाली, कि भाई अपर के अंदर और क्या हो सकता है? भैया कुछ नहीं हो सकता, अपर एक क्लास कभी बन ही नहीं सकती, अपर तो सिर्फ फंक्शन ही बनेगा ना। ये बात समझ गए मेरी, कि अपर क्या बनेगा? सिर्फ एक फंक्शन बनेगा, क्लास तो बन ही नहीं सकता। आई थिंक अब आपको पता है कि रिलेट करिए चीज को और वो क्लास के अंदर जाएगा या नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया, जी, यहां पे मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया और स्टूडेंट नाम की क्लास में मैंने इनिट फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि इसका इनिशियल फंक्शन यही बनता है। पाइथन कहता है कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करें उसके अंदर एक फंक्शन तो पहले से बना दें और वो है इनिट। इनिट क्यों बना दे भाई? इसका क्या रीजन है कि इनिट पहला फंक्शन बनाना है? इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को भी एज अ फंक्शन आप यूज कर सकें। अच्छा सर, ये बात है, ओहो, जी हां यही बात है। यानी जब क्लास का नाम स्ट्रिंग बनाया होगा तो आपने डेफ में स्ट्रिंग नाम का फंक्शन नहीं क्रिएट किया होगा दोस्तों। जी हां, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपसे कि जब आपने क्लास स्ट्रिंग बनाई होगी तो आपने डेफ स्ट्रिंग नहीं किया होगा, यानी फंक्शन नहीं बनाया होगा स्ट्रिंग नाम से। तो सर ये फंक्शन कैसे बन गया? फंक्शन बना इनिट से। जी हां, इनिट ने एक्चुअली कह सकते हैं कि इस स्टूडेंट का नाम इसको अलॉट हो गया। जी हां, ये जो स्टूडेंट नाम है ना, ये इनिट को अलॉट हो जाता है, इनिशियलाइजर इसीलिए बोला जाता है। समझ गए मेरी बात? शायद ये बात कोई नहीं बताएगा आप लोगों को और इस बात को गहराई से समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर भी हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये क्लास दिख रही है आपको, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग फंक्शन, तो स्ट्रिंग फंक्शन एक क्लास ही है, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन नाम का कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ लीजिए, देखिए कहीं पर भी स्ट्रिंग फंक्शन नाम का कोई फंक्शन मिल रहा है क्या आप लोगों को? देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज स्ट्रिंग फंक्शन का नाम यहां पे दिया ही नहीं भाई, और स्ट्रिंग फंक्शन का नाम नहीं दिया तो स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे यूज कर लिया आपने फंक्शन की तरह? भैया सिर्फ एक ही चीज से यूज कर पाए आप इसको, ऐसे, वो इनिट से, क्योंकि इसमें आपने कहीं ना कहीं इनिट बताया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर आपने इनिट बताया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको इनिट, और ये जो इनिट है यही है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। जी हां, इनिट ले लेता है स्ट्रिंग फंक्शन को। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि इनिट क्या कर रहा है। इनिट आपके मेन क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। यानी मेन क्लास स्टूडेंट थी और स्टूडेंट के अंदर इनिट कोई क्लास नहीं है, इनिट क्या करता है, आपकी क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जी हां, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, कन्वर्ट कर देता है जी आपके मेन क्लास को भाई फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि भाई हमें पता है कि स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग नाम का एक क्लास होना चाहिए तो स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन भी मुझे चाहिए। इंट नाम का एक क्लास है तो इंट नाम का मुझे फंक्शन भी चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इंट नाम की क्लास भी है और इंट नाम का फंक्शन भी है, बट इंट नाम का अलग से फंक्शन नहीं है, इनिट ने ही इंट को फंक्शन बना दिया है। अब आप समझ गए, अब आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं होगी। आप समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला वेरिएबल लिखा है, मतलब पैरामीटर, क्योंकि आपने बोला था आपकी क्लास को किस चीज की जरूरत है, आपकी क्लास को सबसे पहले पैरामीटर्स की जरूरत है, यानी आपकी क्लास को आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है, और आर्ग्यूमेंट के बिना आप अपनी क्लास को, और ठीक है सीधी सी बात है आपके फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है,
सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो ये सेल्फ है ना, आप देख रहे हैं सेल्फ, तो सेल्फ क्या है? सेल्फ ये है कि भैया आप खुद को कॉल कर रहे हैं। जी हां, खुद को कॉल कर रहे हैं मतलब क्या? देखिए, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो फंक्शन बनाते समय आपको सेल्फ लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों लिखना होता है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सेल्फ लिखना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप इस चीज से, मतलब इस फंक्शन की मदद से आप इस क्लास को कॉल कर देते हैं। तो ये बात है कि सेल्फ लिखना जरूरी हो जाता है बिकॉज आप इनिशियल स्टेज पर सेल्फ से अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हर स्टेज पर जितने भी फंक्शंस बनाएंगे, उन सभी फंक्शंस के अंदर आप पहला पैरामीटर, पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हर फंक्शन को पहले खुद को कॉल करवाना जरूरी है। बिना खुद को कॉल करवाए वो क्लास को कॉल नहीं करवा सकता। जी हां, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो इसे खुद को तो कॉल करवाना पड़ेगा। हम क्लास को कॉल करते हैं और क्लास इसको कॉल करता है। तो भैया सीधी सी बात है, आप देखेंगे जब भी मैंने नीचे कॉल किया है तो मैंने क्लास को कॉल किया है, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। आप देख रहे हैं नीचे मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने किस चीज को कॉल किया है? आई विल कॉल द क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लास को कॉल करता हूं, मैं चाहता हूं कि क्लास खुद को भी कॉल करे। ठीक है, इसका मतलब क्लास के अंदर का डेटा भी कॉल हो जाए। तो भैया ये क्या करता है? ये खुद को भी कॉल करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी, अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है और पाइथन के अंदर पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने क्या किया था, क्लास को, जो आपके फंक्शन थे उन्हें डायरेक्टली कॉल करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं थे। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर आप डायरेक्ट बनाते हो बिना क्लास के तो वो डायरेक्ट कॉल किया जाता है, उसमें सेल्फ की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई फंक्शन आप क्लास के अंदर बनाते हो तो इसको सेल्फ कॉल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये फंक्शन सेल्फ कॉल होगा तभी ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स को कॉल कर पाएगा, यानी चला पाएगा सारे पैरामीटर्स को। क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल, किसी क्लास को कॉल करते हैं तो हम क्लास के साथ साथ किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। इसलिए हमें करना क्या होता है भैया? हर फंक्शन के अंदर सेल्फ लिख देना होता है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट तो आप फिक्स कर लीजिए, जब भी आप क्लास बनाएंगे ऊप्स के अंदर, तो ऊप्स के अंदर कोई भी फंक्शन आप प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर सेल्फ लिख ही देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, और अब बात करते हैं फुल नेम की। तो दोस्तों फुल नेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने दो पैरामीटर दे दिए। पहला पैरामीटर आपने दे दिया कि भैया फुल नेम है, दूसरा पैरामीटर आपने दे दिया ग्रेड है। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स आपने इसके अंदर बता दिए कि भैया अब आप इसमें मेरे को दो पैरामीटर बताइए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये दो पैरामीटर क्या है? These two parameters are the methods, जो मैं बता रहा हूं कि भैया मेरे ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो मुझे अपने फंक्शन में यूजर से चाहिए। That's very simple. Okay, now let's see. अब ये फंक्शन के अंदर जो मेथड्स है ये मुझे यूजर से चाहिए। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये काम करना है कि भैया जो भी आपने सेल्फ लिखा था उस सेल्फ के अंदर आप कौन सा पैरामीटर कॉल करना चाहते हैं? भैया सेल्फ के अंदर सबसे पहले आप नेम नाम का वेरिएबल, जो कि आप यूजर से मांगेंगे। भाई यूजर को ना हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी यूजर को इतना बड़ा वेरिएबल ना दीजिए। मतलब आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा, आर्ग्यूमेंट इतने बड़े नहीं देने हैं यूजर को। यूजर को मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भैया तू एक काम कर, तू नेम बता। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, हां, मैंने अपनी क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट का नाम मैं कुछ भी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूजर को मैंने बोला कि भैया यूजर तू नाम बता, ताकि उसे बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए कि पूछना क्या चाहता है भैया मेरा फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यूजर से पूछा भैया तू नाम बता, जिसको मैं बुलाता हूं फंक्शन के अंदर फुल नेम। तो मैंने बोला भैया फुल नेम मैं बुलाता हूं फंक्शन के अंदर, तू मुझे सबसे पहले एक काम कर, नेम दे दे और सेल्फ दियो। ठीक है, क्योंकि मैंने सेल्फ को कॉल किया है और सेल्फ के अंदर से सबसे पहले मुझे क्या दे दे? नेम दे दे। क्योंकि सेल्फ मतलब वो फंक्शन को कॉल किया तो सेल्फ का तू नाम दे दे। अगर तू नाम देगा तो वो इस नाम की तरह मैं स्टोर कर लूंगा, यानी जो भी नाम तू यहां पर देगा, सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, यहां पर जो भी नाम तू डालेगा वो नाम मैं फुल नेम में स्टोर कर लूंगा और फुल नेम में स्टोर करके मैं यहां स्टोर कर लूंगा, यहां पे स्टोर करके मैं इसे स्टूडेंट को दे दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो तेरा जो आंसर है तुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, तू नाम डाल, नाम डालेगा उसे मैं फुल नेम में डाल दूंगा, फुल नेम वाला चीज इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद वो स्टूडेंट में जाएगा, और क्योंकि जैसे ही क्लास कॉल होगी ऑटोमेटिकली तेरा फंक्शन चल जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए, इसी तरीके से मैंने बोला कि भैया मैंने क्लास के अंदर फंक्शन जब बनाया तो उसे ग्रेड क्लास दिया और मैं बोल रहा हूं कि तू ग्रेड दे। ठीक है, तो यूजर से जब मैंने मांगा तो बोला भैया ग्रेड दे दे तू, और तू ग्रेड देगा तो मैं उसे ग्रेड क्लास के अंदर डाल दूंगा, और जैसे ही मैं उसे ग्रेड क्लास के अंदर डालूंगा वो स्टूडेंट के अंदर अपने आप चला जाएगा, और जैसे ही स्टूडेंट कॉल होगा ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब ये बात क्लियर है तो अब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास स्टूडेंट के अंदर
देखिए यहां पर आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा। आप ये देख रहे होंगे कि जब भी आपने पाइथन के अंदर फंक्शन बनाए थे तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते समय यहीं पर ब्रैकेट देते थे और उसके अंदर अपना आर्ग्यूमेंट लिख देते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना पड़ रहा क्योंकि आपको मैंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी बता दी है ऐसा क्यों नहीं करना पड़ रहा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये दो वेरिएबल मैं दे दूंगा यूजर के, भैया एक फुल नेम बता तू और एक तू बता यहां पर अपना ग्रेड, ठीक है। तो जैसे ही तू फुल नेम या ग्रेड बताएगा ऑटोमेटिकली तेरा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम रन कर गया, बहुत सिंपल ट्रिक है। और अगर मैं आपको ये चेक कराऊं तो देखिए इसके अंदर क्लास का नाम आ रहा है और क्लास के अंदर क्या लिखा आ रहा है भाई, फुल नेम और ग्रेड। क्या इसमें सेल्फ लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज स्टूडेंट भी एक फंक्शन बन चुका है। समझ गया मेरी बात? स्टूडेंट को भी एक फंक्शन बना दिया है मैंने। क्लियर? आई थिंक ओके। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट वन डॉट नेम और स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड। भाई सीधी सी बात है, आपने क्या किया, आपने क्लास को तो कॉल कर लिया, लेकिन क्लास के अंदर से अब आप बताइए ना आप किस चीज को मांग रहे हैं। भाई कहते हैं कि स्टूडेंट वन का नाम बताओ और स्टूडेंट वन का ग्रेड बताओ। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये बताते हैं ऑटोमेटिकली आप एक चीज पाते हैं कि भैया आपका आंसर राहुल और 11 आ गया। इसका मतलब अब आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, स्टूडेंट वन डालो, स्टूडेंट टू डालो, स्टूडेंट थ्री डालो, आर्ग्यूमेंट दीजिए, काम होता रहेगा। सिंपल। ये देखिए यहां पे नीचे चेक करिए, मैंने यहां पर दो आर्ग्यूमेंट डाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर दो आर्ग्यूमेंट डाल दिए मैंने, आप चेक करिए। अब मैंने यहां पर स्टूडेंट वन भी डाल दिया है और स्टूडेंट टू भी डाल दिया है। अब स्टूडेंट वन के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन अलग डाली है, कॉल उसी को किया है, लेकिन आप देखिए कॉल करते समय मैंने राहुल और 11 लिखा है। लेकिन स्टूडेंट टू की बात करें तो स्टूडेंट टू के अंदर मैंने कॉल करते समय यहां पर अभिनव और 12 लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट वन से नाम और स्टूडेंट वन से ग्रेड, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट विल बी चेंज। वेरी अमेजिंग। आई थिंक अब आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं ऊप्स के आगे के कॉन्सेप्ट। तो इनिशियलाइज का मतलब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि भाई इनिशियलाइज ना एक इनिशियल फंक्शन है, बट ये एक स्टूडेंट को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन में, ठीक है। यानी एक क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अब इनिशियल यूज कर लिया अगर आपने फर्स्ट टाइम, तो आप उसको कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मैंने यहां पर इनिशियल नाम का फंक्शन बनाया है और इसके अंदर नेम और ग्रेड डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि मैंने इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर फंक्शंस बहुत सारे बना सकते हैं, तो यहां पर आपने क्या किया है चेक करिएगा कि भाई यहां पर आपने सबसे पहले इनिशियल फंक्शन को क्रिएट किया है और साथ में एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इस फंक्शन की मदद से मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई जो इनिशियल के अंदर आपने चीजें डाली थी वही आपको प्रिंट लेनी है, बट प्रिंट एक नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे आपने ऊपर लिया था वो नॉर्मल तरीका था, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट भी एक प्रॉपर वे में आए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया कि भाई स्टूडेंट डिटेल नाम से एक प्रिंट फंक्शन बन जाए और उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल पैरामीटर नहीं लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने कोई नया वेरिएबल नहीं लिया है, नया पैरामीटर नहीं लिया है, मैंने इसमें सिर्फ सेल्फ को डिफाइन किया है। यानी ये खुद को तो कॉल कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी नया पैरामीटर नहीं है। इवन दो आप नया पैरामीटर भी डाल सकते हैं दूसरे फंक्शन में, लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन सिर्फ खुद को कॉल करेगा। और अब सवाल ये उठता है कि जब ये खुद को कॉल करेगा तो इस फंक्शन में मैं डिफाइन क्या करूं। तो डिफाइन मैंने यहां पर ये किया है कि सेल्फ डॉट नेम, आपको पता है क्योंकि भाई सीधी सी बात है आपने ऊपर सेल्फ को डिफाइन किया है। अब सेल्फ डॉट नेम, जो भी नेम आप यहां पर एंटर करेंगे वो नेम इसमें जाएगा और वही नेम आपको यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो बेसिकली मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट बना लिया और इसके अंदर मैंने नेम और ग्रेड जो है दोनों को एक प्रॉपर मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने मैसेज को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया है दोस्तों, दो स्टूडेंट्स को कॉल किया है, दो स्टूडेंट्स का यहां पर डेटा लिया है, एक स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने यहां पर स्टूडेंट 1 के अंदर की इंफॉर्मेशंस को कॉल किया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि भाई स्टूडेंट 1 के अंदर का आपको क्लास कॉल करना था, ठीक है, लेकिन आपने स्टूडेंट 1 के अंदर का क्लास कॉल नहीं किया। तो अगर बात करें फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में आप क्या करते थे, स्टूडेंट 1 के अंदर आप नेम या क्लास को कॉल करते थे, यानी उसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स को आप डायरेक्टली कॉल करते थे। लेकिन इस बार आपने क्या किया है, स्टूडेंट 1 के अंदर आने वाले फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन को ही हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया है। तो ये फंक्शन कौन सा है भाई, क्लास स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि उस फंक्शन के अंदर भी कोई पैरामीटर होता, लेट्स सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पर यह कहता हूं कि आपने नेम को
इसके अंदर नहीं डिफाइन किया होता, इसके अंदर डिफाइन किया होता, यानी स्टूडेंट डिटेल के अंदर डिफाइन किया होता, तो आप यहां पर डॉट लगाते और डॉट लगाकर यहां पे लिख देते नेम। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट 1 के अंदर पहले फंक्शन को कॉल करो और फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है नेम, उसे कॉल करो। समझ गए मेरी बात? बहुत सिंपल है कि आपको स्टूडेंट 1 कॉल करना है और स्टूडेंट 1 के अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसे कॉल करना है। अब स्टूडेंट 1 के अंदर फंक्शन नहीं है, स्टूडेंट के अंदर फंक्शन है, बट यहां पर आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने स्टूडेंट फंक्शन को स्टूडेंट 1 बना दिया है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जितना भी डेटा स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ा है वो स्टूडेंट 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जैसे ही आप इस चीज को कॉल करते हैं तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। वेरी सिंपल है कि जैसे ही आप इसे रन करेंगे आप चेक करिए आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से उसी स्टेटमेंट फॉर्म में आ रहा है जिस स्टेटमेंट में आपने अपना प्रिंट स्टेटमेंट बनाया था। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके क्लास के अंदर वाले फंक्शन ने ही एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाकर आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको यहां पर कोई नया वैल्यू अपेंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वैल्यू अपेंड करना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती है। तो यहां पर अगर आप एक नया वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो क्या आप वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है, आप अपने स्टूडेंट नाम के फंक्शन में जो इनिशियल पैरामीटर आपने दिया था उसके अंदर आपने नेम को डिफाइन किया था, उसके अंदर आपने ग्रेड को डिफाइन किया था, लेकिन अब उसके अंदर आप एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं, एक और मेथड दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। ठीक है, आपने जैसे ही परसेंटेज को उसके अंदर दिया फिर उसके बाद आप लोगों को उसको भी सेल्फ के साथ कॉल करवाना है और सेल्फ के साथ कॉल करवाकर परसेंटेज को स्टोर कर लेना है सेल्फ डॉट परसेंटेज में, और फिर उसको अपनी मैसेज स्टेटमेंट यानी आपको अपनी स्टूडेंट डिटेल वाली स्टेटमेंट के अंदर अलाइन कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अलाइन कर दिया है। और फिर अब आप जब स्टूडेंट 1 का इनपुट लेंगे तो उससे अब 2 नहीं 3 इनपुट मांगने हैं। एक उसका नाम मांगना है, दूसरा उसका क्लास मांगना है और तीसरा उसका परसेंटेज आपको यहां पर डिफाइन करना है। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये तीनों करेंगे फिर आप जब दोबारा से इसको कॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इस बार उसकी परसेंटेज भी आपको यहां पर शो हो जाएगी। तो दैट्स वेरी सिंपल कि आप कोई भी वैल्यू नहीं अपेंड करना चाहते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए और आपका स्टूडेंट 1 का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तब क्या होगा जब मैं यहां पर क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर ये चीज हटा दी, आप देखिएगा यहां पर पैरामीटर में मैंने एक चीज हटा दी है। अब आप चेक करिए क्या होने वाला है, स्टूडेंट 1 की डिटेल प्रिंट होगी या नहीं होगी। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसे रन किया तो अब देखिए इसने मेरे को एरर दे दिया। वाई एरर? बिकॉज आपने स्टूडेंट के अंदर जो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट था परसेंटेज का वो मिस कर दिया है, जिसकी वजह से ये एरर आपको शो हो रहा है। तो आपको अपना पोजीशनल आर्ग्यूमेंट मिस नहीं करना, यानी जितने आर्ग्यूमेंट आपने स्पेसिफाई किए थे वो सारे के सारे मैंडेटरी थे, आपको सारे के सारे ही देने पड़ेंगे, तभी आपका जो स्टूडेंट है प्रिंट होगा प्रॉपर तरीके से। तो अब आप चेक करिए मैंने ये वापस लगा दिया है और अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, स्टूडेंट को कॉल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका और भी है। लेट्स सपोज आप यहां पर चाहते हैं स्टूडेंट के नाम को कॉल करें, तो भाई सीधी सी बात है आप स्टूडेंट के नाम को इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। ये बात आप पहले ही जानते हैं कि आप स्टूडेंट 1 डॉट नेम लिखेंगे तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर आप स्टूडेंट 1 डॉट परसेंटेज लिखेंगे तो ये भी डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। यानी एक तरीका ये भी है, आपको अगर सिंपल यानी एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं तो इवन दो आपको 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से भी कॉल करेंगे तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने स्टूडेंट को कॉल करना चाहते हैं, स्टूडेंट 1 की डिटेल कॉल करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाकर जैसे ही आप रन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इसकी मदद से आप इसे डिक्शनरी फॉर्म में भी देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, सिंपल तरीके से। ठीक है, और दोस्तों यहां पर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको वैल्यू अपडेट करनी होती है, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां चेक करिए, अगर मुझे किसी भी चीज की वैल्यू अपडेट करनी है तो लेट्स सपोज पहले आपकी वैल्यू जो थी 96.25 थी, आप चेक करिएगा यहां पर जो वैल्यू अभी आपको परसेंटेज की दी थी वो 96.25 थी, लेकिन अब मैंने उसे चेंज करके क्या कर दिया है, 95.14 कर दिया है।
तो अब अगर मैं इसे प्रिंट लूंगा तो क्या ये बदल जाएगी? बिल्कुल सिंपल, ये बदल जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे प्रिंट लिया और आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू बदल चुकी है। दैट्स वेरी सिंपल। और आप चाहें तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, आप उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिलीट कर सकते हैं या आप कोई सिंगल प्रॉपर्टी भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप इसे चला दे, भाई मैं अभी नहीं चला रहा बिकॉज ये पहले से मैंने चला रखा था, लेकिन अभी मैं नहीं चलाऊंगा बिकॉज मुझे आगे काम करना है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रॉपर्टी को चला दें, भाई स्टूडेंट 1 परसेंटेज में डेल प्रॉपर्टी चला दें, यानी डेल नाम का पैरामीटर आप आगे लगा दें, तो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी और अब आपकी डिक्शनरी अगर आपको कॉल करेंगे तो आपको सिर्फ यहां पर दो ही डिटेल दिखाई देंगी, एक नेम की और एक ग्रेड की। और अगर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही गायब कर देना है तो भाई उसके लिए आपको डेल स्टूडेंट 1 लिखना है। उसके बाद पूरा का पूरा स्टूडेंट 1 के अंदर जो डिटेल रखा हुआ था वो सब क्लीन हो जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को भी हटाना आपके लिए पॉसिबल है, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर डालना ये भी पॉसिबल हो गया। चलिए दोस्तों अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है क्योंकि अब यहां पर ऊप्स का एक ऐसा पार्ट शुरू हो रहा है जिसके अंदर ऊप्स आप लोगों को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊप्स के फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऊप्स का सबसे पहला फीचर होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यहां पर ये दिखाना चाहता हूं। दोस्तों समझिएगा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करना यूजर से जो भी क्लास या मेथड के अंदर आपने डिफाइन की हुई है। दैट्स इट। और नॉट शो एनी डिटेल while access the information, that's very simple। और ये इंफॉर्मेशन आप यूजर से क्यों हाइड करना चाहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर ये पूरा का पूरा क्लास मैंने यहां पे क्रिएट कर रखा है, लेकिन इस क्लास के अंदर एक छोटी सी चीज मैंने की हुई है। आप चेक करिएगा, इस क्लास के अंदर छोटी सी चीज ये की है कि भाई इस क्लास के अंदर यहां पर +2 किया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं ये क्लास मैंने बना रखी है और इस क्लास के अंदर +2 किया हुआ है। अब आप जानते हैं कि ये जो क्लास है ये बनाने वाला कोई और यूजर है। फॉर एग्जांपल ये ए ने बनाई है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर फंक्शन भी ए ने बनाए हैं, तो भाई ये +2 वाला जो पैरामीटर है कि +2 अपने आप हो जाए परसेंटेज जो भी वो डिफाइन करे, ये एक हिडन वैल्यू है। आप समझ गए कैसे? भाई जो भी वैल्यू वो डालेगा, लेट्स सपोज यूजर ने 96.25 डाली या यूजर ने 86.25 डाली, तो जो भी वैल्यू वो डालेगा उस पर 2 इंक्रीज होकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या फायदा हो सकता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने सेल्स डाली है, आप सेल्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप सेल्स का बिल एक बनाते हैं और सेल्स के बिल पर कंपनी की तरफ से इनिशियली डिस्काउंट दिया गया है भाई कि जितने भी सेल्स बिल होंगे उस पर कंपनी 5% का डिस्काउंट आपको ऑफर कर ही रही है। तो जो भी बिल आएगा, लेट्स सपोज यहां पर बिल का अमाउंट कुछ भी आया, अब बिल का अमाउंट यहां आएगा तो आप प्रिंट ले लेंगे। भाई बिल का अमाउंट लेट्स सपोज 1000 रुपए आया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो भी बिल का अमाउंट आए उसमें 5% डिडक्ट हो जाए। तो भाई आप क्या करेंगे, इनिशियली अपनी क्लास के अंदर ही ये चेंज कर देंगे कि आप लेस कर देंगे 5% जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, क्योंकि यूजर का जो अमाउंट है वो अलग अलग आ सकता है। किसी का 1000 रुपए आएगा, किसी का 1200 रुपए आएगा, किसी का 1300 रुपए आएगा और किसी का 1400 रुपए आएगा। भाई किसी का भी कोई भी अमाउंट आ सकता है, इसलिए हर अमाउंट पर 5% देना पॉसिबल नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए जो प्रोग्राम में इनपुट्स ले रहा है, ठीक है। तो इनपुट लेते समय वो डालना उसके लिए बहुत मेहनत वाली बात हो सकती है। तो यहां पर इनपुट क्या करेगा, वो सीधा का सीधा एक छोटा सा काम करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट मींस वो एक पहले से ही अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस के अंदर प्रोग्राम में क्लास जो बनाई होगी उस फंक्शन के अंदर, उसके अंदर जो फंक्शंस क्रिएट किए होंगे, जो क्लास बनाई होगी उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाए होंगे उस फंक्शन के अंदर ही वो क्या कर देगा, प्री डिफाइन कर देगा कि भाई 5% कंपनी की तरफ से इनिशियल डिस्काउंट है ही है। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अपने आप ही 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूजर को जो भी प्रिंट लेगा उसे इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रोग्राम बनाते समय, उसे अपने सिर्फ प्रोग्राम का इनपुट लेना होगा, उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ये अपने आप होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। और अब आप चेक करिए कि जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिएगा यहां पर जो अब वैल्यू आ रही है, बिकॉज यूजर से मैंने ली थी 96.25, लेकिन अगर आप नीचे चेक करें तो जो आंसर है वो 98.25 आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने परसेंटेज में +2 पहले ही कर दिया है। ये वाला पोर्शन यूजर को नहीं दिखाई देता जो प्रोग्राम को चलाएगा या कॉल करेगा। जो फंक्शन को कॉल करेगा उसे ये वाला फीचर कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो यूजर के सामने तो शो नहीं होगी। यानी मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो इसे यूज कर रहा है,
तो उसके सामने ये वाली जो हिडन इंफॉर्मेशन है +2 वाली ये शो नहीं होगी और उसे पता नहीं चलेगा कि ये इनिशियली कैसे हो रहा है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले सकता हूं कि मान लीजिए लॉजिक बिल्ड करना एक पर्सन का काम है और उसके ऊपर डेटा को कनेक्ट करना दूसरे पर्सन का काम है। तो लॉजिक बिल्ड करने वाले को ही ये पता होगा कि कंपनी की तरफ से कितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी। लेट सपोज कंपनी ने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो भैया डेटाबेस वाले को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है भाई, डिस्काउंट उसके बिल में अपने आप आ जाना चाहिए। तो डेटाबेस से काम करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप सिर्फ कॉल करेगा फंक्शन को और उसमें 500 रुपए लेस होकर आ जाएगा। वो बात किसको डालनी होगी? जो लॉजिक लिख रहा होगा। लेट सपोज लॉजिक जो है ए लिख रहा है, तो इसे उस लॉजिक के अंदर ही क्या कर देना है भाई, 500 रुपए डाल देना है, ताकि डेटाबेस वाले को सोचना ना पड़े कि 500 मुझे किस स्टेज पर एंटर करना है। दैट्स वेरी सिंपल। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एनकैप्सुलाइजेशन की। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर ये देखिएगा दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट करना एक्सेस टू सर्टेन एट्रीब्यूट और मेथड टू प्रोटेक्ट डेटा। मतलब सिंपल है कि आप यहां पर यूजर को हर एक चीज का एक्सेस अलाउड नहीं करना चाहते, यानी यूजर आपके किसी डेटा किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर रहा या करना नहीं, या आप अभी करने नहीं देना चाहते उसे, तो आप उस स्टेज पर उसे रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए अगर आप यहां पर देखें तो दोस्तों ये चेक करिए कि मैंने क्या किया हुआ है। बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया है। आप देखिए यहां पर सेल्फ से जस्ट पहले मैंने डबल अंडरस्कोर परसेंटेज लगा दिया है, बस ये काम किया है मैंने। और इसको करने से क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही कोई पर्सन स्टूडेंट 1 के परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ परसेंटेज को अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आप देखिए क्या एरर मैसेज आएगा। तो जैसे ही उसने परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश की तो देखिए यूजर के सामने मैसेज आया, यू कांट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एरर आपके सामने मैसेज आ रहा है। लेकिन क्या अगर वो यूजर यहां पर स्टूडेंट वन के अंदर बने हुए फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करेगा, लेट सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि भाई स्टूडेंट 1 के अंदर बने हुए फंक्शन को ही मैं कॉल करता हूं, ये देखिएगा यहां पर स्टूडेंट 1 के अंदर जो फंक्शन बना था, ये वाला फंक्शन बना था, अब मैं इसे ही कॉल करता हूं, तो क्या ये चलेगा? इवन दो वो अगर पूरे इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भाई वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों एक्सेस नहीं कर पाएगा? बिकॉज आपने यहां पर परसेंटेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। ठीक है, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस से आपका पूरा फंक्शन ही ब्लॉक हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज अब और नोटिस करिए, यहां पर आप देखिए मैं चाहता हूं कि परसेंटेज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, और इवन दो परसेंटेज ही नहीं, आपका सारा का सारा जो क्लास है वो ब्लॉक हो जाए। तो भाई अब यहां पर ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, यहां पर डबल अंडरस्कोर लगा दिया, और जैसे ही मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया उसके बाद आप देखिए क्या होगा। जैसे ही वो किसी भी स्टूडेंट 1 जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करता है और उसके अंदर कोई फंक्शन है उसे भी कॉल करता है, या आप उसके अंदर के किसी पैरामीटर को भी कॉल करते हैं। लेट्स सपोज आपने यहां पर स्टूडेंट 1 के अंदर के फंक्शन को कॉल नहीं किया, आपने यहां पर स्टूडेंट डिटेल को कॉल नहीं किया, आपने यहां पर नेम को कॉल किया, तो मैंने यहां नेम को कॉल किया तो नेम तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहां पर कोशिश करूंगा ग्रेड को कॉल करने की तो वो भी कॉल हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मैं यहां पर परसेंटेज को कॉल करूंगा, परसेंटेज को कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। परसेंटेज को कॉल करते समय ये मुझे कॉल नहीं करने देगा, क्योंकि परसेंटेज को मैंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और परसेंटेज जो पैरामीटर है वो सारे के सारे फंक्शन में जहां जहां भी इन्वॉल्व होगा वो पूरा फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां पर जो स्टूडेंट डिटेल वाला फंक्शन है इसके अंदर परसेंटेज इन्वॉल्व है, इवन दो आपका नेम और ग्रेड भी इन्वॉल्व है और परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, तो ये पूरा ही फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं इसे पूरे फंक्शन को ही कॉल करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है। यहां पर मैंने स्टूडेंट डिटेल्स नाम के पूरे ही फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे से पूरा फंक्शन भी कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज रीजन इसके अंदर परसेंटेज इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई परसेंटेज का जो एरर आ रहा है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर आए, यानी इस फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए, अदर फंक्शन में ये काम करे, लाइक आपने दूसरी क्लास बना रखी है और आप चाहते हैं कि भैया ये दूसरी क्लास में काम करे, लेकिन इस क्लास के अंदर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे या वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करे तो ना कर पाए, तो भैया इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको जब फंक्शन के अंदर आपने अंडरस्कोर परसेंटेज टाइप किया था, तो आप जिस फंक्शन के अंदर आपने परसेंटेज को इस्तेमाल किया है ना, वहां पर भी अंडरस्कोर लगा दीजिए। मेरी बात समझ गए? यानी आपको परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंटेज आपको हर उस जगह पर लगा देना है जहां पर भी वो पैरामीटर यूज हो रहा है। तो आपका वो पैरामीटर आपकी इनिशियल
फंक्शन में कॉल हो रहा था, इनिशियल फंक्शन में यूज हो रहा था, यहां पर आपने उसे अंडरस्कोर लगा दिया ताकि ये ब्लॉक हो जाए। और आपको अगर ये फंक्शन आपको दूसरे के प्रोग्राम के अंदर या दूसरे फंक्शन के अंदर यूज हो ऐसा चाहिए, तो भाई इसके लिए आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार लगा दीजिए। जिस भी प्रोग्राम में इस परसेंटेज का इस्तेमाल होगा वो एक्सेस कर लेगा। बट अगर इंडिविजुअली कोई परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आप देखिए यहां पर होने क्या वाला है, जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिए ये कॉल हो चुका है और ये स्टूडेंट डिटेल वाला फंक्शन जो है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि भैया आप यहां पर इसको अंडरस्कोर के साथ कॉल करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पता है कि अंडरस्कोर लगाने से एनकैप्सुलाइजेशन हो जाता है यानी डेटा प्राइवेट हो जाता है, तो आप उसी तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करो तो क्या एक्सेस हो जाएगा? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप उस तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज लिखकर, तो देखिए क्या होने वाला है। तो मैंने उसी तरीके से इसे लिखने की कोशिश की और सेम उसी तरीके से लिख भी दिया जैसे ये यहां पर लिखा हुआ था। तो अब देखिए क्या ये एक्सेस होगा? तो दोस्तों अब आप चेक करिए, ये अभी भी एक्सेस नहीं हो सकता। इवन दो यानी पूरा का पूरा राइट खत्म हो चुका है बाहर वाले यूजर्स का कि वो परसेंटेज को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो जब वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता तो वो उसे चेंज भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि एनकैप्सुलाइजेशन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एनकैप्सुलाइजेशन का एक पॉइंट और कमाल का है। कैसे? आप अगर समबडी चाहते, मतलब कोई चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करे और देखे कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, मैं उसे उसके अंदर आने वाली वैल्यू को दिखाना चाहता हूं, तो भाई उसे कैसे दिखाऊंगा? समझ गए मेरी बात? अब ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में आपने ये किया ही क्यों कि किसी भी पैरामीटर को ब्लॉक कर दिया देखने से। दोस्तों कंपनी के अंदर होता क्या है, अगर आप सोचें तो इस पैरामीटर को ब्लॉक करने का रीजन क्या है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, मान लीजिए कि आप एक सेल्स डेटा पर काम कर रहे हैं, तो सेल्स डेटा की ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरा यूजर देख ले। यानी डेटाबेस वाला व्यक्ति डेटा पे काम कर रहा है और सेल्स डेटा की कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनमें प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा पे आपने प्राइस को टैग कर रखा है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि जो मेरा डेटाबेस अथॉरिटी जिसको मैंने दे रखी है वो एक पर्सन हमारे प्राइजेस को देख सके। कौन से प्राइजेस को? भाई हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है प्रोडक्ट की, या हमारी सेल्स प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ये वो ना देख पाए। हम ये चाहते हैं कि वो ये ना चेक कर पाए कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको, या हमारे सेल्स प्राइस को बनाने में कितना खर्चा, मतलब सेल्स प्राइस क्या है हमारे प्रोडक्ट का, ये हम उसे नहीं बताना चाहते। इवन दो ये भी हो सकता है कि मैं उसे कॉस्ट प्राइस की जानकारी नहीं देना चाहता, पर हां कॉस्ट प्राइस की जानकारी तो मैं उसे नहीं देना चाहता, पर इसे मैं यूज करने की परमिशन उसे दूंगा। कैसे? दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करिए मैंने किसी और फंक्शन को यहां पे क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कॉस्ट प्राइस को यूज करवा लिया है, ठीक है, पर उसको कैलकुलेशन पर्पस से यूज करवा लिया है ताकि उसे समझ ही ना आए कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितना है, ठीक है। तो मेरी बात सिंपल सी है कि कॉस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन को मैंने उससे क्या कर दिया है, पूरी तरह से हाइड कर लिया है, ठीक है। ना उसे चेंज करना अलाउड है, ना उसे सेपरेटली देखना अलाउड है कि कॉस्ट प्राइस मैंने रखा क्या है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा करना चाहती होगी कंपनी, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि भाई आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, इफ समबडी वांट्स कि इंफॉर्मेशन एक्सेस हो, इन दैट केस अनदर डेफ आपको, इस केस में आपको अनदर डेफ परसेंटेज एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि भाई वो परसेंटेज का डेटा कोई देख पाए, उसे दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा। और वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा गेट परसेंटेज के नाम से, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर आप सेल्फ लिख देंगे। गेट परसेंटेज एक तरीके से वी लुकअप का काम कर रहा है, ठीक है। और तो आपने इसको पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया, यानी रिटर्न कर लिया कि भाई जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई है वो डायरेक्टली इसके अंदर दिखाई दे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर देखे तो भैया उसे एक और फंक्शन बनाकर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन का आइडिया आप कुछ ही यूजर्स को देंगे। ऐसा नहीं है कि हर यूजर इस फंक्शन के बारे में जानता होगा। तो आप उस यूजर को बताएं जिसको आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, और किसी यूजर को जहां आपको नहीं दिखानी है, यानी डेटाबेस वाले बंदे को नहीं दिखानी है, और जो एमएल पे काम कर रहा है उनको नहीं दिखानी है। तो जिसको दिखानी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नया फंक्शन बना लीजिए, और जैसे ही वो नया फंक्शन आप बनाएंगे बस उसे यह बता दीजिए कि वो नया फंक्शन आपने किस नाम से बनाया है। और जैसे ही आप वो नया फंक्शन उसे बताएंगे तो वो देख पाएगा कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। वेरी सिंपल दोस्तों।
तो वो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन प्रिपेयर किया, और उस नए फंक्शन को प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही मैं इसे एक्सेस करूंगा तो अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर गेट परसेंटेज नाम के फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया तो आप चेक कर सकते हैं कि 96.25 हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर पॉइंट यही समझना है आप लोगों को कि क्या आप यूजर से इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं या उसे एक्सेस दिखाना नहीं चाहते। ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा और सोच समझकर ही इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना होगा। और अगर आपको उसे दिखाना है तो आपको एक नया फंक्शन प्रिपेयर करना चाहिए और उस फंक्शन के बारे में उस यूजर को बता दीजिए, उस पर्सन को बता दीजिए भैया जो उस काम को एक्सेस कर रहा है या जिसको उसका यूज है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट आधे से ज्यादा दुनिया जो है समझ ही नहीं पाती कि एक्चुअली में चल क्या रहा है भाई। है आपको भी शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको यहां पर इसके बारे में समझाता हूं। दोस्तों यहां पर अलाउ करना है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं चाइल्ड क्लास चाइल्ड टू रीयूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर पेरेंट। ओके, मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब मैं आपको इसका समझाता हूं। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही हैं कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। भाई कोई भी हैबिट्स अगर हम बात करें जो पेरेंट्स की है वो चाइल्ड के अंदर जरूर दिखाई देती है। ठीक है, यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। अब पेरेंट्स में यहां पर आपके फादर और मदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर कभी कभी फादर की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मदर की दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन इसकी एक्सेस हो जाए, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी एक्सेस हो जाए। ऐसा हो सकता है ना, या हो सकता है कि दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके फादर की हो। समझ गए? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी ये देखना है हम लोग को कि चाइल्ड कैसे एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं चाइल्ड के ऊपर काम कर रहा हूं तो भाई मैं कैसे फादर की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, और कैसे मैं मदर की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, कैसे मैं दोनों की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। सीधी सी बात है। तो अगर एक्सेस करने की बात है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ऐसा करना क्यों है दोस्तों, कई बार हमें पता होता है कि हमने ये काम सिर्फ चाइल्ड के साथ करना है। अब चाइल्ड के साथ करना है तो हमें चाइल्ड के अंदर उस फंक्शंस को या उस प्रॉपर्टी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने पेरेंट्स से ली है। तो हम पेरेंट्स से ही उसे क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स में या तो मदर से ट्रांसफर करवाएंगे या तो फादर से ट्रांसफर करवाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस। समझ गए आप लोग? तो अब यहां पर यह कैसे होगा कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज या किसी दूसरे के मेथड्स को आप चाइल्ड की प्रॉपर्टीज या मेथड से कैसे यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, चाइल्ड की खुद की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, और खुद के भी मेथड्स होंगे, लेकिन कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज आपके फादर मदर की होगी। तो वो फादर मदर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें यूज करनी है चाइल्ड के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से तो समझ गए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, यानी रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक रियल लाइफ सेल्स डेटा का एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर आपको एक सेल्स डेटा दिया है। अब सेल्स डेटा में एक नॉर्मल सी चीजें होती है, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और प्राइस होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल्स कर रहे हैं तो यहां पर ऑनलाइन सेल्स में आप लोगों को अलग तरह के पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे और ऑफलाइन सेल्स के अंदर आप लोगों को अलग तरह के पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। इसका मतलब आपकी जो पेरेंट्स क्लास है उसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल करनी है अपनी चाइल्ड क्लास में। अब आप समझ गए कि ये कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसको भी करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर स्टूडेंट क्लास पे इसे यूज किया है। कैसे यूज किया है, चलिए एक बार से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग चेक करिए कि इसको यूज करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। मान लीजिए कि आप यहां पर एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर आपने एक इनिट नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया और दूसरा फंक्शन आपने स्टूडेंट डिटेल का क्रिएट कर लिया। यहां तक तो बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है, अब अगर आप इसे एक्सेस करेंगे तो आप लोग स्टूडेंट 1 के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स डाल देंगे और स्टूडेंट 2 के अंदर भी ये सारी की सारी डिटेल डाल देंगे। नाउ अब आपको यहां पर यह समझना होगा कि ये मेरी जो है पेरेंट्स क्लास है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक नई क्लास बनाना चाहता हूं जिसका नाम है चाइल्ड क्लास। ठीक है, और इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट यानी खींच रहा हूं। ठीक है, कैसे, यहां पर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास में एक नया फंक्शन मैंने क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रख दिया ग्रेजुएट स्टूडेंट। और इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं मैंने पहले जब फंक्शन बनाया था, जब मैंने क्लास फर्स्ट टाइम बनाई थी तो उस क्लास के अंदर ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था और इनिट को यूज किया था एज अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां चेक करें
तो इसके अंदर अब मैंने यहां पर क्लास बनाई हुई है, तो अब इसके अंदर इनिट को अब मैंने इसके अंदर यूज नहीं किया, जबकि मैंने यहां पर एक्सेस कर लिया है अपने पेरेंट्स को। यहां पे मैंने पेरेंट्स को एक्सेस कर लिया है। अब आप चेक करिए, यहां पर पेरेंट्स के अंदर स्टूडेंट को एक्सेस किया, यानी स्टूडेंट नाम की क्लास को एक्सेस किया है। अब ग्रेजुएट्स चाइल्ड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, यानी अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है किससे? भाई स्टूडेंट की क्लास से, जिसमें उसने उसके मेथड और उसके एट्रीब्यूट्स को पिकअप कर लिया है डायरेक्टली। समझ गए आप लोग? अब देखिए क्या होगा यहां पर। मैं इसके अंदर भी एक इनिट नाम की क्लास बना रहा हूं, तो इसके अंदर भी मैंने इनिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने सेल्फ, नेम, ग्रेड, परसेंटेज और साथ में एक नई चीज दे दी है जिसका नाम है स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करते हैं तो अब आपको नए पैरामीटर्स भी इसके अंदर देने होंगे, यानी आपको नेम, ग्रेड, परसेंटेज तो देने ही थे, लेकिन अब आपको एक और नया जो पैरामीटर है वो देना है जिसका नाम है स्ट्रीम। और अब यहां पर कमाल की बात यह है कि अगर कोई भी चीज पेरेंट्स क्लास से खींचना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा काम यहां पर करना पड़ेगा, आपको सुपर लिखना होगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि आपको इनिशियल फंक्शन के अंदर जो आपने इनिशियल फंक्शन लगाया था उसके अंदर आपको सुपर लिखना होगा। सुपर मतलब ऊपर। अब आप समझ गए ना, सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी ऊपर वाली क्लास से डेटा को नीचे खींचना है। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजों को खींचना है ये आप बता दीजिए। भाई नेम को, ग्रेड को और परसेंटेज तीनों को आपको खींचना है। कहां से खींचना है? भाई पेरेंट्स क्लास से खींचना है। वांट टू पिकअप, मैं चाहता हूं कि वो इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली क्या कर सकूं, इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकूं। और उसके अलावा क्योंकि सेल्फ का पैरामीटर आप लोगों ने वहां पर भी बनाया था, तो क्योंकि अब यहां पर भी एक नया पैरामीटर आप लोगों ने दे दिया है जिसका नाम है स्ट्रीम, तो इसे भी सेल्फ की तरह आप क्रिएट कर दीजिए और इसे सेल्फ में स्टोर कर दीजिए। आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आप जैसे ही एक नया ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, और नया ऑब्जेक्ट आपने ग्रेड स्टूडेंट 1 प्रिपेयर किया, जिसके अंदर आपने क्लास को कॉल किया। 3 ऑब्जेक्ट बल्कि 4 ऑब्जेक्ट, 3 नहीं, आपने 4 पैरामीटर्स को मांगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है कि अब आप यहां पर 4 पैरामीटर्स को डिमांड कर रहे हैं अपने यूजर से। और अब ये 4 पैरामीटर डिमांड करने के बाद आप देखिए जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत सिंपल है। अब 4 पैरामीटर्स आपने कॉल कर लिए हैं और उसके बाद जब आप यहां पर इसको प्रिंट लेंगे तो आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो चेक करते हैं एक बार फटाफट से। और ये देखिए यहां पर मैंने इसे रन किया, तो अब आप चेक करिए आपका ये वाला पूरा का पूरा पैरामीटर आ चुका है, यानी यहां पर पीसीएम अभिषेक 96.25 आ चुका है और प्रॉपर तरीके से ये डिटेल दिख रही है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर उस एग्जांपल को भी लूं जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, तो चलिए एक बार उस एग्जांपल को भी यहां पर पिकअप करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है आपके पास एक पेरेंट्स क्लास जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। दिस इज पेरेंट्स क्लास के अंदर जो फंक्शन प्रिपेयर हुआ है, आप चेक करिए इसके अंदर क्या क्या हुआ है। आपने इसके अंदर सेल्स डेटा नाम का क्लास बनाया है और उस क्लास के अंदर आपने इनिट रखा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस रखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या किया? आपने सेल्फ डॉट क्वांटिटी को सेल्फ डॉट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने एक और फंक्शन इसके अंदर प्रिपेयर किया अमाउंट निकालने के लिए। और फिर आपने प्रिंट लेने के लिए भी एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो कि सेल्स डिटेल को प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। अगर मैं इसमें से क्या करना चाहता हूं दोस्तों, अब मैं इस फंक्शन में से कॉल करना चाहता हूं। कैसे कॉल करूंगा? बहुत सिंपल ट्रिक है। मेरे को कॉल करना है सेल्स डेटा को, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स सपोज ए नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने ये सेल्स डेटा नाम का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लिया, यानी ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख लिया है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी? पहला इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मैंने दे दिया शर्ट, ठीक है, कॉमा उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैंने दे दी 3 एंड द प्राइस, प्राइस मैंने दे दिया 120। और जैसे ही मैंने ये दिया उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मेरा रन हो चुका है। ठीक है, अब मेरा ए नाम का ऑब्जेक्ट यहां पर रन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ ए नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो ए लिखकर अगर मैं प्रोडक्ट को कॉल करता हूं तो आप देखिए यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, और ए लिखकर अगर मैं क्वांटिटी को कॉल करता हूं तो आप देखिए मेरे पास क्वांटिटी आ गई, और ए लिखकर बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सेल्स समरी यहां पर कॉल हो जाए तो मैं क्या करूंगा? यहां पर फंक्शन को ही पूरा कॉल कर लूंगा। तो यहां पर मैं ए के ऊपर अपना पूरा का पूरा फंक्शन कॉल करना चाहता हूं, तो यहां लिखूंगा सेल अंडरस्कोर समरी। तो ये देखिए मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है। अब प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यानी अमाउंट भी दिख रहा है, टोटल अमाउंट भी दिख रहा है, सब कुछ हो गया। यानी सेल समरी जब आपने कॉल की तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसे करने वाला हूं ये समझिएगा। तो क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरी चाइल्ड क्लास है तो उसे कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चीजें मैंने डिफाइन की है वो आप देख सकते हैं। तो ये रही मेरी ऑनलाइन क्लास, और इसके अंदर आप देखिए मैंने सेल्स डेटा को इनहेरेंट किया है। आप चेक करिए सेल्स डेटा यानी ऊपर से जो फंक्शन आ रहा था उसे मैंने इनहेरिटेंस किया है, और इसके अंदर प्रोडक्ट
क्वांटिटी, प्राइस, ये सब तो रखा ही रखा है, लेकिन साथ में दो पैरामीटर और ऐड किए हैं जिसका नाम है वेबसाइट और डिलीवरी चार्जेस। तो वेबसाइट और डिलीवरी चार्जेस मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं, और क्योंकि आपको सुपर लगाना पड़ेगा, सुपर का मतलब ऊपर, यानी ऊपर वाली क्लास से आप कौन से इनिशियल फंक्शंस लेकर आ रहे हैं, तो भैया आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आप क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं, और आप प्राइस लेकर आ रहे हैं ऊपर वाली क्लास से। और अब इस क्लास के अंदर आप क्या रन करने वाले हैं, फाइनल अमाउंट रन करने वाले हैं अपने टोटल अमाउंट के साथ। वेरी सिंपल। तो टोटल अमाउंट आपका आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी डिलीवरी चार्जेस भी आएगी। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या होगा। तो अब अगर इसे मैं एक बी नाम के पैरामीटर में रख दूं, और बी नाम के पैरामीटर में मैंने रख दिया है ऑनलाइन सेल्स, मैंने ऑनलाइन सेल्स रख दी। अब ऑनलाइन सेल्स रख दी है तो ब्रैकेट में मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में दे देता हूं। लेट्स सपोज प्रोडक्ट है शर्ट, क्वांटिटी है 3, और उसके बाद प्राइस की बात करें तो यहां पर 334 प्राइस है। वेबसाइट की बात करें तो em.com वेबसाइट का नाम है। उसके बाद बात करें डिलीवरी चार्जेस की, तो डिलीवरी चार्जेस आपके 34 रुपीज है। ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर बी के ऊपर फाइनल अमाउंट को आपको कॉल करना है। तो आपने फाइनल अमाउंट जो है उस फंक्शन को एज इट इज कॉल कर लिया, और अब आप चेक करिए आपका फाइनल अमाउंट इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। तो अब फाइनल अमाउंट में आप लोग का वो वाला भी प्राइस आ चुका है जो कैलकुलेट होकर आया था आपकी पेरेंट्स क्लास से। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि पेरेंट्स क्लास कैसे यूजफुल है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसे ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के अलावा मैं ऑफलाइन में भी बनाना चाहूं तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए कैसे होगा, तो चलिए ऑफलाइन क्लास के लिए भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोगों को। इसे खुद से बनाकर चेक करिएगा और रन करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका चला या नहीं चला। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने ऑफलाइन बनाया है और सेल्स डेटा को ही इनहेरिट किया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर स्टोर का नाम और उसका डिस्काउंट यहां पर लिया है। बहुत सिंपल है, स्टोर का नाम और उसका डिस्काउंट लिया है। और यहां पर सेल्फ स्टोर का नाम और डिस्काउंट भी मैंने यहां पे डिफाइन किया है कि भैया स्टोर का नाम और डिस्काउंट आप दीजिए, और जैसे ही आप टोटल अमाउंट निकालेंगे, यहां पर अपना फाइनल अमाउंट कॉल करेंगे, तो भाई इसके अंदर आपका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से। ठीक है, तो ये रन करके जरूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर इस क्लास को कॉल करना होगा। वो सब आप करके देखिएगा और ट्राई करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मेथड तो सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंट क्लास के अंदर उसका जो नाम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग होता है, बस इतना ही फर्क है। तो आपको क्या करना है, बिहेव करने का तरीका डिफरेंट है और इसलिए डिफरेंट आउटपुट आता है। अब इसका एग्जांपल आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल आप समझिएगा कैसे ये काम करता है। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल एक मेथड है, आप समझ रहे हैं, और उसके अंदर एक क्लास है क्लास 1 का। स्टूडेंट डिटेल एक मेथड है क्लास 1 का, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, क्लास 2 में सेम है, मेरी बात समझे। क्लास 2 जो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मेथड सेम ही है, बट वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को याद होगा कि ऊपर मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट की थी। ओके, अब ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने यहां पर इनिट बनाया था जिसमें मैंने इनहेरिट किया था स्टूडेंट नाम की क्लास को। ठीक है, क्रिएट करने के बाद, इनहेरिट करने के बाद इस क्लास के अंदर मैंने नाम दे दिया भैया स्टूडेंट डिटेल। ओके, स्टूडेंट डिटेल। अब ये स्टूडेंट डिटेल नाम ऑलरेडी था स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऊपर चलते हैं तो आप एक चीज नोटिस करिए, स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर स्टूडेंट डिटेल नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हो क्या रहा है, कि आपने दूसरी क्लास यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर भी स्टूडेंट डिटेल नाम का फंक्शन प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा और ये कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं। यहां पर भी आपने क्या कर दिया भैया, एक प्रिंट स्टेटमेंट बना दिया, और प्रिंट स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो अब दोस्तों इसे कैसे कॉल करेंगे, तो मेथड हैज नो रिलेशन फ्रॉम पेरेंट्स क्लास बिकॉज वी नो यूज सुपर। भाई इस मेथड का कोई भी रिलेशन नहीं है आपकी पेरेंट्स क्लास से, क्योंकि ये इस क्लास का पैरामीटर है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट 1 की डिटेल्स को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो अब प्रिंट करते समय हमें क्या दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों। यहां पर आप प्रिंट कर रहे हैं और स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और स्टूडेंट को जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, चेक करिएगा। मैंने दोनों को प्रिंट किया, देखिए दोनों को प्रिंट करते समय मेरे पास इंफॉर्मेशन अलग अलग आ रही है। स्टूडेंट 1 को जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो उसके अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास रखी हुई है, उसके अंदर मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट नाम की क्लास को रखा हुआ है। तो आप देखिए दोनों का प्रिंट ऑल्दो अलग अलग है, पर तो अब आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है।
इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया कि भैया आपको जब एक्सेस करना है दूसरी क्लास के अंदर दूसरा इंफॉर्मेशन, और आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है कि भैया दूसरी क्लास के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट काम करे, तो भैया कैसे करना है ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी तो हुई होगी, लेकिन हां अभी एक वीडियो और बनाना है मुझे ऊप्स पर, वो वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि ऊप्स पे एक कॉन्सेप्ट अभी मुझे और क्लियर करना है। इवन दो आपके सारे कॉन्सेप्ट ऊप पर हो चुके हैं, बट फिर भी अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों के लिए इस वीडियो से काफी कुछ कंटेंट मिल चुका है। मिलता है अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर। अभी ये वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूं और पूरी रिवीजन भी आप लोगों की एक तरह से हो जाएगी इसके अंदर और इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको यहां पर सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अगर आप नॉर्मली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो भाई a = 10 आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल है। अगर आप सिस्टम को इंटीजर्स के बारे में बताएंगे तो इंटीजर एक वेरिएबल होता है दोस्तों। यहां पर अगर मैं a = 10 लिखता हूं और उसको मैं प्रिंट करता हूं, उसका टाइप मैं प्रिंट करता हूं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर आपको क्लास दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास है, यानी इन क्लास है और इन क्लास के अंदर आप लोगों को काफी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए मिलेंगे। इसका मतलब स्ट्रिंग अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रखे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक क्लास होगा, ठीक है। डिफाइन करता है कोई नंबर तो वो एक इंटीजर होता है, ये बात तो कंफर्म है। यूज कर रहे हैं शुरू में ही, तो ये हमें पता है कि हम पहले दिन से ही ऊप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ऊप्स का इस्तेमाल आप लोग कहां कहां कर सकते हैं, ये बात ऊप्स का इस्तेमाल आप कहां कहां कर सकते हैं, ये अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई आप ऊप का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, डेटाबेस कनेक्ट करने के अंदर, एपीआई कनेक्ट करने के अंदर, फाइल रीड करने के अंदर और लॉजिक बिल्ड करने के अंदर और बैकएंड फ्रंट एंड में बहुत जगहों पर ऊप्स का इस्तेमाल होता है। तो आप हर जगहों पर ऊप्स का यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहां पर बात आती है कि आप बहुत सारे पीपल्स अलोंग विद अदर, यानी यहां पर जो है इसको किसी और कॉन्सेप्ट के साथ यूज करते हैं। यानी तो जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो पाइथन आप यूज करते हैं और वहां बहुत ज्यादा टफ होता है ये काम करना, लेकिन अगर आप ऊप्स का इस्तेमाल करें तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा आपके डेटाबेस को मैनेज करना और उनमें फॉर्मूला लिखना, उसमें डिक्लेरेशन देना, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए आप एक क्लास क्रिएट करते हैं टेस्ट नाम से और उसके अंदर आप सिंपल पास लिख देते हैं, तो पास का मतलब आपका ये होता है कि आप फ्यूचर में उसे यूज करने वाले हैं। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि अगर क्लास के अंदर कोई मैसेज, कोई एक फंक्शन आप क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक डेफ नाम का फंक्शन यानी वेलकम मैसेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर अभी आपने कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है। पैरामीटर आर्गुमेंट के बारे में अगर नहीं जानते तो भैया उस पे भी एक बॉब पर वीडियो मैंने बना रखी है, ये है वो वीडियो, जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए पैरामीटर और आर्गुमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर एक वेलकम मैसेज डाल दिया कि भैया यहां पर आप लोगों को वेलकम टू सीए स्किल्स देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, अब देखिए जैसे ही आपने वेलकम मैसेज को कॉल किया तो आप लोगों को सीए स्किल्स रिजल्ट मिल गया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर फंक्शन का इस्तेमाल विदाउट क्लास के साथ किया जाए, यानी क्लास के बिना किया जाए, तो कैसे काम करता है फंक्शन। तो इसके लिए क्या तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। आप देखिए यहां पर आप क्लास के बिना अगर इसे यूज कर रहे हैं तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, फंक्शन को क्रिएट कर दिया और सेम मैसेज जो ऊपर लिखा था पर इस बार क्लास के अंदर उसने नहीं डाला, ठीक है। सेम मैसेज लिखा था तो आप देखिए दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। आप देखिए यहां पर भी आप चेक करिए, मैंने सेम ही कॉल किया है और यहां पर भी आप अगर चेक करिए तो मैंने सेम ही कॉल। थोड़ा सा फर्क इसमें कर देते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 1, तो आप देखिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ व्हेन यू हैव टू एंटर द फंक्शन इन ऑलवेज पॉइंटर असाइन सेल्फ, मतलब अब यहां पर एक बात आती है कि भाई जो आप लोगों का जब आप किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सेल्फ नाम का एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट देना होता है, ठीक है, पैरामीटर देना होता है। अब ये पैरामीटर आपको सेल्फ क्यों देना होता है, यहां पर आप लोगों को मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूं, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई यहां पर आपको सेल्फ देना होगा और सेल्फ देने के बाद आप लोग जैसे ही इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब मैंने यहां पर सेल्फ लिखा और उसके बाद मैं वेलकम मैसेज को एक बार रन कर रहा हूं तो देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, बिकॉज वेलकम मैसेज 1 इज नॉट डिफाइन। अब ये क्या हो रहा है भाई, यहां पर वेलकम मैसेज 1 क्यों नहीं डिफाइन है, ऐसा क्या हुआ कि भाई आपने रन किया और यहां पर सेल्फ लिखने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अब फंक्शन में एक एरर शो हो रहा है कि वेरिएबल मैसेज 1 जो है आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब ऐसा मैसेज इसलिए आता है, आपने वेरिएबल बनाया था उसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं किया, दैट्स वेरी सिंपल। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग किसी क्लास को बना रहे हैं और उसके अंदर सेल्फ असाइन करते हैं, सेल्फ असाइन करने से क्या होता है, ये फंक्शन दोबारा कॉल होता है, ठीक है। इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सीए स्किल्स को कॉल करना होगा। अब सीए स्किल्स कॉल कैसे होगा, आप लोगों को सिंपल ये ध्यान रखना है कि सीए स्किल्स को पहले आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालना होगा, बिना उसे ऑब्जेक्ट में डाले आप लोग उसके अंदर के फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। यानी आप लोगों को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को डालना होगा, यानी आपको क्लास को इसके अंदर स्टोर करना होगा। जैसे ही आप इस क्लास को उठाकर
बी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, तो अब क्या होता है कि आप इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसे स्टोर नहीं करेंगे, जब आपने सेल्फ बना रखा है तब तक आप इसे कॉल नहीं कर सकते, इसके अंदर के फंक्शंस को आप कॉल नहीं कर सकते। नाउ मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहूंगा। लेट्स सपोज मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक वेरिएबल भी बनाता हूं। यहां पे देखिए मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल भी बनाया है और उस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन भी क्रिएट किया है ना। तो आप क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन रख लिया और एक वेरिएबल रख लिया और एक और फंक्शन रख लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो पहले आपको क्लास को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना होगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो जैसे ही आप क्लास को स्टोर कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद आप लोगों को सिंपल काम करना है, भैया उस क्लास के अंदर के कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो आप यहां पे क्या लिखिए, बी डॉट, और उसके बाद उस क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्लास के अंदर वेरिएबल हो, फंक्शंस हो, उन्हें एक्सेस करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए मैं एक और बात बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने n नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और दूसरा आपने m नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो जब आप n नाम के ऑब्जेक्ट में से क्लास वेरिएबल कॉल करेंगे तो भी आप कॉल कर पाएंगे, ठीक है। इवन दो आप लोग एक और काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास के अंदर से ऑब्जेक्ट को कॉल तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो यहां पर यह भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग को m एक अलग ऑब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप कॉल करिए वेलकम मैसेज को, ठीक है। और आप एक n अलग ऑब्जेक्ट बनाइए जिसके अंदर से आप कॉल करिए वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कॉल कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर से डेटा कॉल होगा। इसके अंदर से मेरा डेटा कॉल हो रहा है n के अंदर से और इसमें मेरा डेटा कॉल हो रहा है m के अंदर से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेल्फ की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सेल्फ एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि सेल्फ एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उसके अंदर अपना नाम भी लिखिए तो भी ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ कोई फिक्स नहीं है, आप लोग खुद से लिखें, बट एज अ कोडर हम लोग को सेल्फ लिखने की आदत इसलिए है बिकॉज पहले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, इसलिए हम लोग एक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग को एक बात तो पता ही होगी, मैथमेटिक्स के अंदर आई और जे, अगर आपको याद आ रहा हो तो आई और जे ये दो पैरामीटर हमेशा से यूज होते हैं। आई किसके लिए यूज होता है, रो के लिए, है ना, और जे किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए, है ना। तो ये दो पैरामीटर हमेशा से आई और जे, यानी हम लोग यूज करें, ए भी यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं यूज कर रहे भाई, क्योंकि बचपन से यूज करते आ रहे हैं। मैथ के अंदर हमें हमेशा आई का वैल्यू जो है हमेशा रो की तरह ट्रीट किया जाता है और जे हमेशा हम लोग कॉलम की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये वेरिएबल के नाम है जो पहले से ही प्रीडिफाइन है, तो हम उसे चेंज नहीं करते, इसीलिए हम लोग यहां पर सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये ध्यान रखना है भाई, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इनिट जो है, इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, मतलब सेकंड वीडियो में आपको दे चुका हूं, और उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि भैया इनिट क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, इनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी बातें आपको वहां डिटेल में बता चुका हूं। फिलहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने इनिट बनाया और उसके अंदर सेल्फ, कोर्स, ड्यूरेशन और मेंटर तीन चीजें डिक्लेयर कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी क्लास को उठाकर डाल दें, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर पूरी की पूरी क्लास को डाल दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनिट बना रखा है, तो भाई अब आपको इनिट के अंदर उस क्लास को जब आप कॉल करेंगे, उस क्लास को कॉल करते समय आप लोगों को इनिट के अंदर जो जो चीजें आपने पूछी थी, यानी पैरामीटर्स अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको कोर्स, ड्यूरेशन और मेंटर, ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब आप देखिए यहां पर सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, सेल्फ डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि सीए स्किल्स आप जब कॉल करेंगे तो यहां पर आपको तीनों चीजें बतानी पड़ेगी कि भैया आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, आपका ड्यूरेशन क्या है और आपका मेंटर कौन है। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आप लोग को सीए स्किल्स जैसे ही कॉल होगा, सेम इसी तरीके से आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर दूसरा पैरामीटर रख देते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा पैरामीटर, और जब आप ये दोनों चीजें रख देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया, और जेडीएसएसडी के अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया, यानी अब आपको मान लीजिए कि डीएसएम के अंदर से आपको पूछना है कि डीएसएम के अंदर जो बंदा रखा था उसका जो कोर्स है वो बताइए कौन सा है। तो भैया कोर्स उसने बता दिया, भैया डीएसएम है, ठीक है। उसके बाद आपने जेएसडीडी के अंदर एक कोर्स रखा था, भाई पूरा का पूरा डेटा रखा था, उसका ड्यूरेशन क्या है ये आप बताइए। तो देखिए उसने अपने आप ही उसका आंसर कर दिया। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा रखेंगे और उस डेटा के अंदर जो भी चीज, जो भी पैरामीटर आप स्टोर करेंगे उसे कॉल करें और आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या उसका आंसर है, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को सिंपल ये दिखाई दे रहा है, मैंने दोबारा से इसे क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ अब मैंने यहां पर सीए स्किल्स के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर मैंने इस वक्त क्या रखा है, इस वक्त मैंने यहां पर रखा हुआ है, देखिए
DSM A9 और अभिषेक, ये 3 चीजें रखी है। लेकिन जैसे ही मैंने कोर्स को कॉल किया, मैंने कहा कि भैया कोर्स को कॉल करो, तो इसने मेरे को कोर्स को कॉल करने नहीं दिया, बिकॉज यहां पर एक मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज, और वो एरर मैसेज ये है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कोर्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लास ओनली के अंदर जो क्लास आपने बनाई थी, ये देखिए यहां पर आपको सेल्फ डॉट कोर्स 1 दिख रहा है। ठीक है, सेल्फ डॉट कोर्स 1 इज इक्वल्स टू कोर्स। ओके सर, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और आपने ये कोर्स 1 लिखा तो ये क्या चेंज हो गया और इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, कोर्स 1 लिखना क्लास ओनली सेल्फ डॉट कोर्स 1 को ही समझेगा, वो अगर है तो वो वैल्यू असाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? देखिए, मान लीजिए कि अगर आप कोर्स को कॉल करेंगे तो भैया कोर्स नहीं है उसके अंदर, आपने क्या स्टोर कर रखा है? भैया कोर्स 1 स्टोर कर रखा है। आप देखिए सेल्फ के अंदर आपने कोर्स 1 स्टोर कर रखा है ना, तो भैया जो भी आपने स्टोर कर रखा है वही आप कॉल कर सकते हैं, आप उसके अलावा कुछ और कॉल नहीं कर सकते। हां, आप कहेंगे सर मैंने तो कोर्स रखा था। नहीं, जब आपने सेल्फ बनाया था तो उसके अंदर जो चीज रखी थी वही आपका कॉल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, यानी फंक्शन के अंदर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया इनिट, और दूसरा एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है शो मेंटर। ठीक है, और उसके अंदर भी सेल्फ डिफाइन कर दिया और एक प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर बना दिया। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आप यहां पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर डालने के बाद आप क्या करते हैं, उस क्लास के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब उस पैरामीटर को डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही आप शो मेंटर्स करते हैं, यानी ये वाला जो चीज है वो आप मांगते हैं, तो वो आपको दे देता है भाई प्रिंट मेंटर नेम अभिषेक। ठीक है, क्यों दिया? बिकॉज दिस क्लास इज रिलेटेड टू दिस क्लास। इनिट एक इनिशियल क्लास होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपस में लिंक है। मैंने सिर्फ शो मेंटर को कॉल किया है, क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया था और शो मेंटर को कॉल किया, लेकिन मुझे रिजल्ट मिल गया है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसी क्लास को स्टोर कर सकते हैं, तो इसी क्लास को मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कर दिया। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस क्लास के अंदर स्टोर करते हैं, और इससे भी जब आप कॉल करेंगे सेम ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन अब इस बार रवि के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपने इस बार रवि को स्टोर किया था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्लास के अंदर सेल्फ, क्लास के अंदर बाहर ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा से, क्लास के अंदर हमेशा सेल्फ रहेगा और क्लास के बाहर जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिया। ओके, चलिए बात करते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इनहेरिटेंस। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ज्यादा बताऊंगा आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि योर पेरेंट्स हैज लाइक हाइट बिहेवियर आई। अब आपके पेरेंट्स के अंदर यहां पर हाइट बिहेवियर आईज एक जैसी है, बट अगर मैं बात करूं विदाउट रीराइट द कोड इनहेरिटेंस, हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इनहेरेंट हो जाए। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर एक पेरेंट क्लास क्रिएट की और पेरेंट्स क्लास के अंदर मैंने यहां पर सीएस स्किल्स नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया सीएस स्किल्स सेल्फ। ठीक है, और दिस इज माय सीएस स्किल्स क्लास मेथड, ये मैंने आपको प्रिंट मैसेज दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसके अंदर स्टूडेंट लिख दिया। स्टूडेंट का नाम अभी मैंने उसका पूरा फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ मैंने पास लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने दो क्लास क्रिएट की है, एक पेरेंट्स क्लास और एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर किया स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट नाम की क्लास थी उसके अंदर उसे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास को स्टोर कर दिया। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट को कॉल करूंगा, आप एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर इसके अंदर मैंने सीए स्किल्स को मेंशन कर दिया। सीए स्किल्स को मेंशन करना मतलब मैंने इस क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी पेरेंट क्लास को लिंक कर दिया है। दैट्स वेरी सिंपल। इसके पैरामीटर के अंदर मैंने क्या दिख दिया कि भैया सीए स्किल्स को कॉल कर लो। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के अंदर दिया हुआ मैसेज कॉल हो जाएगा। स्टूडेंट कॉल करने पर पेरेंट्स के अंदर दिया हुआ मैसेज कॉल होगा। ये बात आपको देखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर सीए स्किल्स को जैसे ही कॉल किया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर क्या है भाई, सीए स्किल्स स्टोर हो रखा है। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि आपने जैसे ही सीए स्किल्स को कॉल किया, ये देखिए यहां पर सीए स्किल्स बना हुआ है, इसके अंदर सीए स्किल्स बना हुआ है, तो सीए स्किल्स को जब आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन आपका इसमें नहीं बना था, फंक्शन कहां बने थे, फंक्शंस आपके इसके अंदर बने हुए थे। यहां पर ये फंक्शन का नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो लेट्स सपोज मैं फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से ये चेंज कर दिया मैंने, और आपको पता चल जाए कि भैया ये सीए स्किल्स 1 मैंने यहां पे बनाया हुआ है और यहां पे ये रन किया और यहां पे ये रन किया। एंड नाउ अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं फंक्शन के अंदर सीए स्किल्स 1 को कॉल करूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सीए स्किल्स 1 को जैसे ही मैंने कॉल किया तो देखिए इसके अंदर का जो मैसेज है वो आपको डिस्प्ले होने लग गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नाउ अनदर क्लास स्टूडेंट एग्जीक्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ सीए स्किल क्लास रीयूज द क्लास। मतलब क्या है, सिंपल बात बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि यहां पर आप एक पेरेंट्स क्लास बना रहे हैं और इस बार थोड़ी बड़ी पेरेंट्स क्लास बनाते हैं, जिसके अंदर क्लास का नाम हमने रख दिया मेंटर, और इस क्लास के अंदर हमने 3 चीजें रखी। पहला तो हमने क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 2 फंक्शंस इसके अंदर बना के रख दिए। भाई एक फंक्शन तो हमने ऊपर वाला ही बना लिया जिसके अंदर बताया कि सेल्फ, मेंटर का नेम, मेंटर का ईमेल आईडी, मेंटर का कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ है। उसके अलावा यहां पर प्रिंट
डिटेल भी बनाई और यहां पर एक और फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर भी लिख दिया सेल्फ। चलिए अब चाइल्ड क्लास को बनाते हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक डीएसएम नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने मेंटर को कॉल कर लिया, यानी मेंटर क्लास को कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर भी क्या बनाया, इसके अंदर भी एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि फंक्शन अब दोनों के अंदर बने हुए हैं, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर भी फंक्शन क्रिएटेड है और सेकंड क्लास के अंदर भी फंक्शन क्रिएटेड है। अब कैसे कॉल होगा दोनों क्लास से फंक्शन को, तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड क्लास हैज नो प्रॉपर्टी फॉर हर क्लास फंक्शन, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ऑल्सो हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स। मतलब वो चाहता है कि भैया यहां पर आपने मेंटर को रखा है तो इसका मतलब आप इसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेंटर क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो चाइल्ड भी कॉल कर पाए, ठीक है, और खुद की भी कर पाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, डीएसएम नाम की क्लास को डायरेक्ट इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। लेकिन अगर आप चेक करें तो डीएसएम नाम की क्लास के अंदर जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो आप देखिए यहां पर आपको 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मैसेज आया। भैया आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेंटर जैसे ही आप दे रहे हो तो मेंटर देने के साथ साथ आप सिर्फ मेंटर नहीं दे सकते। ओ मतलब क्या है सर, यहां पर आपको डीएसएम के अंदर मेंटर ही सिर्फ नहीं देना, मेंटर आपसे 3 डिटेल्स मांग रहा है, तभी आप आगे की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे। यानी मेंटर आपसे ये सारी डिटेल्स मांग रहा है कि मेंटर का नाम बताओ, मेंटर का ईमेल आईडी बताओ और मेंटर का कांटेक्ट नंबर बताओ। जब तक ये 3 डिटेल्स आप नहीं दोगे तब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही से स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया है वो डीएसएम खाली है। भाई सीधी सी बात है, डीएसएम के अंदर आप मेंटर को रख रहे हो और मेंटर का जो इनिशियल फंक्शन है वो आपसे 3 चीजें मांगता है, ठीक है। मेंटर का इनिशियल फंक्शन आपसे 3 चीजें मांगता है, एक मेंटर का नाम और मेंटर का ईमेल आईडी और मेंटर का कांटेक्ट नंबर। अब आपको ये मेंटर का 3 चीजें जब तक आप नहीं दोगे तब तक ही आपको एरर देता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए आपको उसके अंदर की चीजें भी मेंशन करनी होगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे इनहेरिट किया, प्रॉपर्टीज को आपने टेकन किया है, लेकिन इनिट है उसके अंदर। इनिट्स का मतलब क्या होता है, इनिट का मतलब होता है वो जरूरी आर्गुमेंट जो आपको देने ही देने, इनिशियल पैरामीटर्स। एक तरीके से बात समझिए कि इनिट का मतलब हो गया एक इनिशियल पैरामीटर जो जरूरी है आपकी इस क्लास के लिए। अगर आप देखें तो इस क्लास में इनिट नहीं है, बात समझे मेरी, कि भैया इस क्लास में कोई इनिट नहीं है लेकिन उस क्लास के अंदर इनिट है, इनिशियल फंक्शन है, तो इनिशियल फंक्शन के पैरामीटर तो आपको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो भाई अब आपको यहां पर यह काम करना है कि जब आप डीएसएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो डीएसएम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसके अंदर के 3 इनिशियल पैरामीटर जरूर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, 3 इनिशियल पैरामीटर दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया, जब आप अब ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे तो भैया मेंटर का नाम कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटर का प्रिंट करना चाहो भैया डिटेल तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप उसके अंदर प्रिंट करना चाहो डीएसएम को तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप चेक करो, आप उसकी खुद की क्लास से कोई चीज कॉल करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप इसको भी कॉल करोगे तो ये भी हो जाएगा। इज इट नॉट एन इशू, यानी आप कुछ भी कॉल करोगे आप सारी डिटेल्स यहां देख सकते हो। इवन दो आप उस क्लास से वेरिएबल को भी कॉल करना चाहोगे तो आप कर सकोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को उसके इनिट पैरामीटर्स तो देने ही देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी पैरामीटर है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, पेरेंट क्लास मेथड हैज टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स क्लास के अंदर आपके पास मेथड है एक, और उसके अंदर मेथड एक टेस्ट नाम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और चाइल्ड क्लास में भी एक टेस्ट नाम का मेथड दिया हुआ है। ओ ये क्या बात हुई, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया दोनों क्लास के अंदर आपके पास टेस्ट नाम का फंक्शन बना हुआ है। ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो अब क्या आंसर आएगा, यही समझना है आप लोग। अगर दोनों क्लास के अंदर सेम मेथड आपको गिवन है तब आपको क्या करना है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट चाइल्ड बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपने इनहेरिट कर दिया XYZ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर किया ऑब्जेक्ट चाइल्ड के अंदर, तो अब आप देखिए आप टेस्ट को कॉल करेंगे तो क्या कॉल हो रहा है, देखिए यहां पर चेक करिए। जैसे ही आपने टेस्ट को कॉल किया, इवन दो आपने चाइल्ड को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया था, चाइल्ड को एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी से पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हुई। इसने क्या किया, ओनली शो द चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है, नॉट शो द पेरेंट्स क्लास फंक्शन। पेरेंट्स क्लास फंक्शन नहीं दिखाया इसने। अब ये कैसे होगा भाई, कैसे एग्जीक्यूट होगा, हाउ टू एग्जीक्यूट द पेरेंट्स क्लास एंड द चाइल्ड क्लास फंक्शन। तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जी हां दोस्तों, इस सिचुएशन को हम कहते हैं मेथड ओवरराइड करना। अब देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, आप कैसे रिजल्ट पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए आपने क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर ये पेरेंट्स क्लास है ऊपर वाली XYZ, और इस पेरेंट्स क्लास के अंदर XYZ, चाइल्ड क्लास के अंदर आपने XYZ को पेरेंट्स रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आपने टेस्ट बनाया और यहां पर भी टेस्ट बनाया, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को लिंक कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। ये सुपर एक इनिशियल पैरामीटर होता है भाई, जब आप सुपर क्रिएट करते हैं और डॉट टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो इससे होगा ये कि अब चाइल्ड की प्रॉपर्टी के साथ साथ ये
उसकी भी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेगा। सुपर मतलब ऊपर, समझ लीजिए ये बात सिंपल है भाई। सुपर का मतलब ऊपर, इसका मतलब इसका टेस्ट तो कॉल होगा ही होगा, लेकिन अब इसके साथ साथ सुपर मतलब ऊपर वाली क्लास का भी टेस्ट कॉल हो जाएगा। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए यहां पे चेक करिएगा, यहां पर ये तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये जो टेस्ट है आप यहां चेक करिए, ये टेस्ट जो है ये तो आपका चाइल्ड क्लास का टेस्ट है, तो इसके अंदर तो ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये वाला रिजल्ट प्रिंट करना है तो इसके लिए मैं ये वाली लाइन लिखूंगा। इस लाइन को लिखने का पर्पस ये है कि मुझे ये वाला जो लाइन है ये अपने प्रिंट स्टेटमेंट में लाना है। ठीक है, तो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, तो इसके मतलब मेरे को दोनों को प्रिंट लेना है, यानी इस मैसेज को भी देखना है और इस मैसेज को भी देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है, चलिए देखते हैं। सुपर लिख लिया आपने, जैसे ही आपने सुपर लिखा, अब देखिए दोस्तों इस बार आप क्या करते हैं, चाइल्ड को आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपने टेस्ट को कॉल किया, आप देखिए दोनों मैसेज आपके सामने आ गए, दोनों मैसेज आपके एक बार में आपके सामने आ गए। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं दोस्तों। सिचुएशन ये है कि नाउ अनदर सिचुएशन हो सकता है आपके पास C1 C2 C1 C3। ये क्या बात हुई, देखिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक पेरेंट्स है। ओके, वैसे तो एक ही पेरेंट्स होते हैं, बट यहां पर आप लोगों को देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा समझते हैं दोस्तों। यहां पर C1 का मतलब है पेरेंट्स, ठीक है, और यहां पर एक पेरेंट्स से जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर हो रही है दो पेरेंट्स के अंदर, यानी मतलब दो बच्चों के अंदर। तो यहां पर उनकी प्रॉपर्टी दो बच्चों के पास जा रही है, यानी यहां पर दो चाइल्ड्स हैं, एक C2 और एक C3। अब क्या होगा, ठीक है, C1 आपका एक पेरेंट्स और यहां पर आपके पास दो चाइल्ड हो गए, तो यहां पर C2 और C3 एक चाइल्ड क्लास हो गई। तो अब यहां से प्रॉपर्टी दो जगह डाइवर्ट हो रही है, तो इस केस में आप कैसे आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं। अब यहां पर चेक करिए, मैंने इस तरीके से पैरामीटर बनाया है कि भैया C1 तो आपका क्या है, C1 तो आपके पेरेंट्स क्लास है, ठीक है, और पेरेंट्स क्लास में सेल्फ बन गया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर मैथ का एक फंक्शन मैंने बना लिया, मैथ नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम लिखा C1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने C2 के अंदर मैंने C1 को कॉल करा और C3 के अंदर भी C1 को कॉल करा, इवन दो इनके अंदर भी इनका खुद का फंक्शन मैंने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर भी मैंने खुद का इनका फंक्शन प्रिपेयर कर रखा है, C2 एंड C3। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या होगा, C2 को अब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं। C2 क्लास को हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला, और C3 क्लास को भी हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं C2 को कॉल करूंगा और उसके अंदर मैथ C1 प्रिंट करूंगा, तो आप देखिए मैथ का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। और इवन दो आप C3 से भी अगर C1 को कॉल करेंगे तो उससे भी सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप दोनों से इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेटेड ये हो गई कि भैया यहां पर दोनों आ गए, भाई दो चाइल्ड आ गए, दो पेरेंट्स आ गए। अब यहां दो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक बच्चे के अंदर जा रही है, तब क्या होगा। इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को देखनी पड़ सकती है। अब पापा मम्मी आ गए और पापा मम्मी की जो प्रॉपर्टी है वो एक बच्चे के अंदर जा रही है, कुछ प्रॉपर्टी पापा की भी है और कुछ प्रॉपर्टी मम्मी की भी है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम से आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बना लिया C1, तो ये आपका पेरेंट्स है, और C2 ये भी आपके पेरेंट्स है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को यहां चाइल्ड मिला, तो चाइल्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो जिसकी प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, बात समझिएगा, जिसकी प्रॉपर्टी पहले उसकी प्रॉपर्टी पहले एक्सेस होगी। चलिए देखते हैं और चेक करते हैं। मैंने क्या किया, C3 को एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला और मैंने मैथ C1 को कॉल किया। तो जैसे ही मैंने C1 को कॉल किया तो आप देखिए क्या आंसर आया। ठीक है, और जैसे ही मैंने C2 को कॉल किया तो अब देखिए क्या आंसर आया, फंक्शन इन द बोथ क्लास इज सेम देन। तो ये तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम यहां पर और खतरनाक बन जाती है जब दोनों के अंदर एक ही प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए यहां तो प्रॉपर्टी अलग अलग थी, एक C2 थी, एक C1 थी, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर अगर एक ही प्रॉपर्टी है और वो जा रही है एक बच्चे के अंदर, तब क्या होगा। देखिए यहां पर भी टेस्ट है और यहां पर भी टेस्ट है। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब दोनों के साथ एक ही फंक्शन है, हाँ अंदर जो रिजल्ट है वो अलग अलग है, बट दोनों के फंक्शन एक ही है, तो भाई अब क्या होगा। इस सिचुएशन में दोस्तों C1 आप जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में प्रॉपर्टी दिखाई देगी। जैसे सपोज करिए आपने C1 पहले लिख दिया और आपने C3 के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया C3 को और टेस्ट को कॉल किया, तो जो पहले लिखा होगा वही आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहले रखोगे वो पहले दिखेगा, जो बाद में रख दोगे वो बाद में दिखेगा। चलिए इसे बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। दोस्तों बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म में अब आप देखिए यू आर डिफरेंट, ओके, एट होम, चाइल्ड है। भाई देखिए आप ये भी बात ध्यान रखिए कि आपका जो
औदा है, मतलब एक तरीके से रेपुटेशन, आपका ब्रांड इमेज हर जगह पे अलग है। आप घर में एक चाइल्ड हैं, आप ऑफिस में एक एम्प्लॉय हैं, आप फ्रेंड के सामने एक फ्रेंड है, तो भैया आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं अलग अलग लोगों के सामने। और अगर आप अलग अलग पर्सनालिटी हैं सबके सामने, तो भैया आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी डिफरेंट सिनेरियो में। कैसे, चलिए देखते हैं। फिलहाल यहां पर मान लीजिए कि आपने टेस्ट रखा और टेस्ट के अंदर ए और बी नाम का पैरामीटर रख दिया, उसके बाद आपने इसको रिटर्न किया और इसमें ए प्लस बी कर दिया। देन फाइनली आपने टेस्ट को कॉल किया तो आपका 7 रिजल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने टेस्ट में क्या रख दिया भैया, अभिषेक और जायसवाल रख दिया, और आप देखिए इससे भी सम कर दिया, तो डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, नाउ हमने a प्लस बी किया था तो उस पैरामीटर में भी हमें क्या मिला, सेम रिजल्ट। देखिए यहां पर मैंने 3 और 4 रखा तो भैया मेरे को 7 मिला, लेकिन जब मैंने अभिषेक और जायसवाल रखा तो यहां पर मेरे को अभिषेक जायसवाल मिला। ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट रिजल्ट। ओके, डिफरेंट सिनेरियो। एडिशन विद व्हेन इंटीजर, स्ट्रिंग विद कॉन्कैटिनेट। भैया जब स्ट्रिंग होगी तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, और जब इंटीजर्स होंगे तो एडिशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो चलिए अब आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब oops का इस्तेमाल यहां पे कैसे होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम रखा डीएसएम। डीएसएम क्लास बनाने के बाद मैंने उसमें टेस्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने सेल्फ रखा और मैंने लिख दिया दिस इज डीएसएम। ठीक है, और यहां पर मैंने वेब डेवलपर लिखा, वेब डेवलपर नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, दोनों के अंदर टेस्ट नाम का फंक्शन है, सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज वेब डेवलपर। ठीक है, मैंने बोला भैया आप लोग जब डीएसएम को कॉल करेंगे तब आप डीएसएम कहलाएंगे क्योंकि टेस्ट है। और एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, आप पर्सन एक ही हैं, देख रहे हैं आप, पर्सन आप एक ही हैं, यानी यहां पर भी टेस्ट है, यहां पर भी टेस्ट है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है अलग अलग सिचुएशन में। जब वो डीएसएम क्लास में होते हैं तब उनका प्रॉपर्टी होता है दिस इज डीएसएम, और जब वो वेब डेवलपर क्लास में होते हैं तब उनका प्रॉपर्टी होता है दिस इज वेब डेवलपर, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां पर आपको टेस्ट, जब आप एक नई क्लास प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक नया फंक्शन और प्रिपेयर किया अलग से, और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, टेस्ट मैथ नाम का रख लिया एक पैरामीटर, और उसके अंदर x नाम का वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, और x डॉट टेस्ट करा। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पर जैसे ही आप इसे रन करेंगे, लेट्स सपोज इस सिचुएशन में मैं इसे रन करके दिखाता हूं, तो देखिए क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, सबसे पहले डीएसएम को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया और वेब डेवलपर को भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने दोनों को ही एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया, और जब मैं टेस्ट मैथ को कॉल कर रहा हूं तो आप देखिए टेस्ट मैथ को जैसे ही मैंने कॉल किया, नाउ यू विल सी दैट द रिजल्ट इज दिस इज डीएसएम। और जब मैंने टेस्ट मैथ में ऑब्जेक्ट रखा कौन सा, भाई आपका दिस इज वेब डेवलपर, देखिए ऑब्जेक्ट वेब डेवलपर रखा तो भैया क्या हो गया, दिस इज वेब डेवलपर, है ना, बड़ा अमेजिंग। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उस फंक्शन के अंदर एक x नाम का वेरिएबल बना लीजिए, और x नाम के वेरिएबल को बनाने के बाद उसके अंदर टेस्ट नाम का पैरामीटर डाल दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका काम इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा कि जब आप किसी के साथ भी ऑब्जेक्ट चेंज करके अपनी प्रॉपर्टी को रखेंगे, यानी अपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट को चेंज करके कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल। तो चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पर एक मेंटर नाम की क्लास है, और इसके अंदर मैंने यहां पर एक क्लास बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर एक और हमने क्या बना लिया भैया, यहां पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैं मेंटर को एक रख लेता हूं, भाई मैं मेंटर को यहां पर रख लेता हूं। मेंटर के आगे एक चीज नोटिस करिए, दिस लाइन इज डेडिकेटेड टू प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, मतलब आप एक तरह से क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं। इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लॉक क्या होता है, अंडरस्कोर क्या होता है, ये अंडरस्कोर क्यों यूज करते हैं, यही आपको बता रहा है। ये प्रोटेक्शन होती है, मतलब प्रोटेक्ट करना अपने आप को, कि भैया आप अंडरस्कोर मेंटर लिख रहे हो, इज ओनली एक्सेस कर सकते हो, मतलब जब तक आप यही नहीं लिखोगे तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर जरूर देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि इनमें आपको इस बारे में प्रॉपर जानकारी। इसके अंदर आप देखिए यहां पर भी आप लोग चेक करिए, मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया हुआ है, और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। इसको भी आप प्रैक्टिस करके जरूर देखें, और अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछें, मेरी स्क्रीन पर जो भी चल रहा है फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करें, और आप ध्यान से समझें कि अबव इज एक्सेस पॉसिबल, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। मैं दोबारा समझाने नहीं बैठूंगा इसको, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मैं आपको इस अच्छे से डिटेल दे चुका हूं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिला होगा, और आप लोगों को वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिली होगी, समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये हो गया आपका oops का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।